101 बेरहम रूहान। एक मौका दो बेड पर जन्नत की शेर। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। नहीं बेटा, मुझे भी नेहा बहुत पसंद है। अगर वो इस घर की बहू बन के आएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देविका जी ने कहा, जिसे सुन के राघव ने देविका जी को कसकर गले लगाते हुए कहा, आप नहीं जानती माँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। तो बता कब बुलाना है पंडित जी को, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती मेरी दूसरी बहू के आने का, देविका जी ने खुश होते हुए कहा। माँ वो सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, तो जब आपका मन करे आप नेहा और तुषार अंकल से भी बात कर लेना। पर भाभी के ठीक होने के बाद राघव ने आरोही की चिंता करते हुए कहा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि एक बार आरोही ठीक हो जाए फिर सब मिलके बात करेंगे, देविका जी ने कहा। फिर थोड़ी देर राघव ने देविका जी से बात करी और अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आते ही राघव अपने बेड पर लेटा और खुद से कहा, अब बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी मेरे बेड पर, फिर ये कमरा तुम में और हमारा बेड उसके साथ ही हर रात इस कमरे में गूंजेगी तुम्हारी चीखें। इतना बोल के राघव अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा आ जाता है। तभी कुछ देर में नेहा के बारे में सोचते हुए राघव गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ नेहा अपने रूम में बेड पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर नेहा ने बिना एक पल की देरी किए कॉल पिक किया और कहा, ना तुम खुद चैन से रहोगे और ना ही मुझे रहने दोगे है। ना एक बार कहा ना तुमसे कि काम होते ही मैं तुम्हें बता दूंगी, फिर क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। अपनी जुबान को लगाम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। फिर वो नेहा को कुछ बताने लगा, जिसे सुन के नेहा की हालत खराब होने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। दूसरी तरफ कॉल कट हुआ। फिर नेहा ने अपना फोन नीचे रखते हुए कहा, ये बात मुझे कैसे भी करके दी तक पहुंचने से रोकनी होगी, क्योंकि अगर दी को पता चला कि मैं। इतना बोल के नेहा रोक गई और आगे कहा, नहीं नहीं मैं दी को नहीं खो सकती। अब आगे नेहा खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी उसके कमरे में मीरा आए और कहा, यार मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। क्यों नहीं आओ ना, और वैसे भी नींद आएगी भी कैसे, आज आर्यन जीजू जो साथ नहीं है तुम्हें सुलाने के लिए। हा हा हा, नेहा ने मीरा को छेड़ते हुए कहा। हा हा वेरी फनी, और अच्छा ही है कि आर्यन जी यहाँ पर नहीं है, मीरा ने नेहा के पास बैठते हुए कहा। हाँ सही कहा, वरना तुम्हें सोने थोड़ी देते, वो पूरी रात वैसे कहाँ तक पहुंचे तुम दोनों, शादी के बाद के लिए कुछ बचा के रखा है या सब कुछ हो गया, नेहा ने हंसते हुए मीरा से कहा। क्या तुम भी कैसी बातें करती हो बेशर्म कहीं की, मीरा ने नेहा के कांधे पर मारते हुए कहा। अरे इसमें कैसी शर्म, बोलो ना कि जीजू रोमांटिक है या नहीं, वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हें देखकर ही जीजू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे है ना, नेहा ने मीरा से कहा। नेहा की बात सुन के मीरा का चेहरा लाल हो गया था। तभी मीरा ने बात बदलते हुए कहा, अब बहुत रात हो गई है तो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अभी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, फिर अब क्या हुए, कहीं जीजू की याद तो नहीं आ गई, नेहा ने मीरा की टांग खींचते हुए कहा। मैं क्यों याद करूंगी उसे, वैसे भी मैं तो चाहती ही हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, मीरा ने नेहा को जवाब देते हुए कहा। फिर नेहा के बाजू में लेट गई और अपने साइड की लाइट्स ऑफ करके जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो गई। मीरा ने ये सब इतना जल्दी किया था कि नेहा बस उसे देखती ही रह गई। फिर नेहा ने अपना सर नामे हिलाया और खुद भी लाइट्स ऑफ करके मीरा ने बाजू में सो गई। अगली सुबह राजावत पैलेस, रूहान का कमरा। इस वक्त रूहान आरोही को हक करके सो रहा था। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ, जिसे रूहान की नींद खुल गई। आंखें खुलते ही रूहान ने एक नजर आरोही को देखा, जो सुकून से सो रही थी। आरोही को जी भर के देखने के बाद रूहान अपनी जगह से उठा और अपनी टी शर्ट पहनकर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक नर्स खड़ी थी, उसने रूहान को देखकर कहा, सर वो मेम का ड्रेसिंग करना है। हम ठीक है, तुम ड्रेसिंग किट मुझे दे दो मैं कर दूंगा, रूहान ने उस नर्स से कहा। रूहान के इतना बोलते ही नर्स ने अपन सर उठाकर रूहान को देखा तो बस देखती ही रह गई और रूहान में खुशी गई। रूहान इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रूहान ने नीचे ट्रैक पैंट और सिंपल सी टी शर्ट वेयर कर रखी थी। अभी भी सोकर उठने की वजह रूहान के मैसी हेयर उसके माथे पर बिखरे हुए थे। हाफ स्लीव टी शर्ट पहनने से रूहान डोले सोले साफ दिख रहे थे और उसकी हाथ बना टैटू भी साफ दिख रहा था। नर्स बिना पलक झपके अपनी हवस भरी नजरों से रूहान को देखे जा रही थी। रूहान उसे देखकर ही समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था, जिसे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और नर्स से कहा, ऐसे घुर क्यों रही हो, ड्रेसिंग किट दो। रूहान की बात सुन के नर्स ने रूहान के हाथ में एक कीट दी, पर रूहान जैसे ही लेने वाला था तभी नर्स के जानबूझकर कीट को नीचे गिरा दी और नीचे झुककर अपनी क्लीवेज शो करते हुए कीट उठाने लगी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर अब रूहान का पार चढ़ गया था, जिसे रूहान पीछे मुड़कर एक नजर सोते हुए आरोही को देखा, फिर डोर लॉक करके बाहर निकला और नर्स से कहा, लगता है बहुत ज्यादा आग लगी है। रूहान की ऐसी बातें सुन के नर्स का दिल मचल उठा। नर्स को लगा कि रूहान उसे भाव दे रहा है। फिर नर्स थोड़ा सा आगे आए और रूहान ने चेस्ट पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, आपके जैसे हैंडसम और हॉट आदमी को देखकर किसके अंदर आग नहीं लगती, वैसे भी आपकी बीवी तो कुछ करने से रही, ऐसी हालत तो अगर आप कहे तो मैं आपको अच्छे से खुश कर सकती हूँ, वो भी जैसे आप चाहे, बिल्कुल वैसे ही, बस एक मौका देकर तो देखिए साहब, बेड पर जन्नत की शेर नहीं कराई तो मेरा नाम भी इमली नहीं। अच्छा फिर देर किस बात की, चलो जन्नत की शेर करते हैं। इतना बोल के रूहान दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। नर्स भी उसके पीछे पीछे जा रही थी।
तभी रूहान एक खाली कमरे में आया, उसके पीछे नाज भी आई। उसके आते ही रूहान ने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। नज के तो मन में लड्डू फूटे जा रहे थे। कमरे में आते ही रूहान वहां रखे सोफे पर किसी राजा की तरह जाकर बैठ जाता है और इमली को टेबल पर रखी वाइन की बोतल लाने का इशारा करता है। रूहान का इशारा मिलते ही इमली के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और अपनी कमर मटकते हुए टेबल के पास जाती है और वाइन की बोतल उठाकर वहां रखे ग्लास में निकलकर रूहान की तरफ बढ़ जाती है। रूहान के पास आते ही वो रूहान की लेप पर बैठ जाती है और अपने हाथ में पकड़े ग्लास को रूहान के होठों से लगा देती है। तभी रूहान ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ और चीज से मुंह मीठा किया जाए, उसके बाद जश्न मनाएंगे। रूहान की बातों का मतलब समझकर इमली ने अपनी आंखें बंद करी और रूहान के होठों पर झुकने लगी। जैसे ही वो रूहान के होठों को टच करने वाली थी तभी रूहान ने अपना एक हाथ ऊपर ले जाकर उसकी गर्दन पर रखा और अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर कस दी, जिसे इमली ने अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर। इमली के इतना बोलते ही रूहान ने अपनी पकड़ और ज्यादा कस दी, जिसे इमली का दम घुटने लगा। तभी रूहान ने अपनी सनकी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा कि रूहान राजावत को बेड पर ले जाना इतना आसान है? हम नो बेबी नो, आई एम द किंग। मेरे पास आने से पहले मेरे बारे में जान लेती तो अच्छा होता। तुम्हारे लिए कि बादशाह है कौन, जिसे तुम जैसी लड़कियां एक नजर देखने को भी तरसती हो? और क्या कहा तुमने, मेरी बीवी कुछ कर नहीं सकती है ना? यही कहा था ना तुमने, मेरी बीवी चाहे जिस हालत में हो पर सिर्फ वही मुझे जेल सकती है, मुझे खुश कर सकती है। तुम जैसी तो सिर्फ अपनी प्यास बुझा सकती हो, ना कि मेरी। और तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो पर मेरी आरोही की बराबरी कभी नहीं कर सकती। रूहान के हर एक शब्द के साथ उसकी पकड़ भी इमली की गर्दन पर कस रही थी। तभी डोर नॉक हुआ और रूहान ने एक झटके में इमली को छोड़ा, जिसे वो खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर के गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रूहान डोर के पास आया और डोर खोल के साइड में खड़ा हो गया। तभी 4 से 5 गार्ड्स कमरे के अंदर आए। उसके आते ही रूहान इमली के पास आया और गार्ड्स से कहा, ध्यान से देखो, इस लड़की को बहुत आग लगी है इसके अंदर, जिसे वो बुझाना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसकी हेल्प करो। आखिर तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हो तो बदले में कुछ एंजॉयमेंट तो चाहिए ना? और इस लड़की के अंदर की भी आग बुझ जाएगी। रूहान की बात सुन के इमली के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसकी जान हलक में आ गई। इमली ने अपना सर उठाकर रूहान को देखा और डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। फिर सभी गार्ड्स की तरफ देखा तो उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि सभी गार्ड्स काफी ज्यादा हटे कटे थे, जिसे देखकर ही इमली की हालत खराब होने लगी थी। उसे देखकर इमली ने रूहान के पैर पकड़कर कहा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई, जाने दो साहब। अरे ऐसे कैसे, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम जाने के लिए बोल रही हो? आखिर का तुम्हारे लिए ही तो आए हैं ये सब। अब तुम इन लोगों को जन्नत जो दिखाने वाली हो, है ना बेबी? रूहान ने इमली को खुद से दूर करते हुए कहा। फिर अपने गार्ड से कहा, सब लोग इतना एंजॉय करो कि इस लड़की के अंदर की सारी आग बुझ जाए और काम हो जाने के बाद इसे जाने देना। पर ध्यान रहे, ये लड़की दोबारा मुझे मेरे सामने या पैलेस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। इतना बोल के रूहान उस कमरे से बाहर निकल गया और इमली रूहान को जाता देख चिल्ला रही थी, छोड़ दो साहब, माफी दे दो, जाने दो साहब। तभी कमरे का दरवाजा फिर से हो गया। एक गार्ड ने इमली को उठाकर बेड पर पटक दिया। कुछ ही देर में उस कमरे में दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। वही रूहान अपने कमरे गया और उन्हें देखा कि आरोही उठकर अपनी जगह पर बैठी हुई है। रूहान को अंदर आता देख आरोही ने कहा, कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? वो राघव से कुछ जरूरी बात करने के लिए गया था, पर तुम कब उठी? रूहान ने आरोही के पास जाते हुए कहा। बस कुछ देर पहले ही, आरोही ने रूहान से कहा। फिर धीरे धीरे बेड से नीचे उतरने लगी, पर आरोही अपने पैर नीचे रखती उसे पहले ही रूहान ने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैंने कहा था ना बीवी की जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक अपने पैर जमीन पर मत रखना। वो मैं बहुत बोर हो गई हूँ रेस्ट करके, आरोही ने बच्चों जैसा क्यूट फेस बनाते हुए कहा। अच्छा, पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बोरियत दूर कर सकता हूँ, रूहान ने आरोही से कहा। वो कैसे? आरोही ने कुछ सोचते हुए रूहान से कहा। तभी रूहान आरोही को लेकर बाथरूम में आता और आरोही को नीचे उतार कर अपनी टी शर्ट निकल देता है। फिर आरोही को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ, इतना बोल के रूहान ने बिना पल गवाए आरोही को होठों को अपने मुंह में भर लिया। दूसरी तरफ सिंह पैलेस, नेहा का कमरा। नेहा अब उठ भी जाओ, कितना सोती हो तुम, और आज तो हमें शॉपिंग पर जाना था, मीरा ने नेहा जो उठाते हुए कहा। पर नेहा डे से हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी, वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मीरा ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, ठीक है तुम नहीं आ रही तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ, आलसी कही की। तभी नेहा जल्दी से उठी और मीरा को रोकते हुए कहा, अरे रे रुको, मुझे भी आना है। नहीं, अब तुम आराम से बेड पर फैल के सोती रहो और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। इतना बोल के मीरा अपना मुंह बनाते हुए नीचे चली गई। नेहा जल्दी से उठी और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद नेहा रेडी होकर नीचे आई। तभी उसने सामने देखा कि तुषार सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। नेहा ने तुषार के पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुषार ने नेहा को जवाब देते हुए कहा। पापा वो मीरा कहाँ है? नेहा ने तुषार से पूछा। बेटा वो तो शॉपिंग के लिए चली गई, तुषार ने कहा। ओहो, ये लड़की भी ना थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, पर चलो ठीक है अब मैं भी जा रही हूँ, नेहा ने जल्दी से बाहर जाते हुए कहा। अरे बेटा पर नाश्ता तो करती जाओ, तुषार ने नेहा को आवाज लगते हुए कहा।
मैं बाद में कर लूंगी। इतना बोल के नेहा जल्दी से अपनी कार में बैठी और अपनी कार को हवा में उड़ाते हुए वहां से निकल गई। वहीं मीरा इस वक्त अपने लिए ड्रेस की शॉपिंग कर रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसे मीरा ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा पर वहां पर कोई नहीं था। किसी को ना पाकर मीरा ने अपना सर झटका और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से मीरा को किसी की आहट महसूस हुई। इस बार मीरा जैसे ही पीछे मुड़ने वाली थी कि तभी किसी ने मीरा ने मुंह पर एक कपड़ा रखा। मीरा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी पर कुछ ही देर में वो बेहोश होकर उस इंसान की बाहों में जुल गई। मीरा के बेहोश होते ही उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और खुद से कहा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई मीरा जायसवाल। अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगा और तुम्हें भी अपना बना के रहूंगा। ना जाने कितने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, तुमसे शादी करने के सपने सजाए हैं, आखिर वो वक्त आ ही गया जब तुम मेरी बाहों में होगी। इतना बोल के उस इंसान ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और शॉपिंग मॉल से बाहर जाने लगा। तभी दूर से आती हुए नेहा की नज़र मीरा पर गई तो वो भागते हुए मीरा के पास आए और चिल्लाकर उस आदमी से कहा, कहाँ ले जा रहे हो, इसे छोड़ो। मीरा को और क्या हुआ, इसे ये बेहोश क्यों है? ए छोरी, तू अपने रास्ते निकल और हमें अपना काम करने दे, उस आदमी ने नेहा से कहा। तुम होते कौन हो मीरा को यहाँ से ले जाने वाले? देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, छोड़ो इसे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के नेहा मीरा को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उस आदमी ने किसी को इशारा किया, जिसे पल भर में ही वहां पर 15-20 आदमी आ गए और नेहा को पकड़ के मीरा से दूर किया और कहा, चुपचाप यहाँ से निकल वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैं मीरा को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? छोड़ मुझे और मीरा को भी, नेहा ने पूरी हिम्मत करके खुद को छुड़वाते हुए कहा। पर जैसे ही नेहा फिर से मीरा की तरफ जाने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने नेहा के सर पर वार किया, जिसे नेहा के कदम लड़खड़ाए और उसका माथा घूमने लगा। नेहा ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और अपने घुटने के बल बैठ गई। नेहा के सर से हल्का हल्का खून आने लगा था। नेहा की हालत देखकर उस आदमी ने कहा, चलो अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना बोल के वो लोग मीरा को लेकर निकल गए। नेहा की भी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, फिर भी नेहा ने हिम्मत करके अपना बैग लिया और उसमें से अपना फोन निकालकर आर्यन को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में आर्यन ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो नेहा, वो राघव शायद सो रहा होगा इसलिए कॉल नहीं उठाएगा, पर तुम्हें कुछ काम है तो मैं अभी उसे जगता हूँ, आर्यन अपनी धुन में बोले जा रहा था। तभी नेहा की दर्द भरी आवाज आई, वो आर्यन जीजू, वो मीरा को ले गए। वो लोग मीरा को गए। इसके आगे नेहा कुछ बोलती उससे पहले वो बेहोश हो गई। नेहा की बात सुन के आर्यन ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, मीरा को कहा है? मीरा और कौन ले गया, कुछ तो बोलो। और तुम दोनों हो? कहा आर्यन बोले जा रहा था पर सामने से कोई आवाज नहीं आई, जिसे आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हेलो हेलो, कहा हो, कुछ तो बोलो, मीरा कहा है? पर नेहा पूरी तरह से बेहोश थी। तो क्या होगा अब आगे? कौन ले गया मीरा को? क्या बचा पाएगा आर्यन मीरा को? या फिर आने वाला है कोई बड़ा तूफान? हजार नहीं, सिर्फ एक ही काफी है। एक्शन मूवी की शूटिंग। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तभी उस आदमी ने किसी को इशारा किया, जिसे पल भर में ही वहां पर 15-20 आदमी आ गए और नेहा को पकड़ के मीरा से दूर किया और कहा, चुपचाप यहाँ से निकल वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मैं मीरा को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? छोड़ मुझे और मीरा को भी, नेहा ने पूरी हिम्मत करके खुद को छुड़वाते हुए कहा। पर जैसे ही नेहा फिर से मीरा की तरफ जाने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने नेहा के सर पर वार किया, जिसे नेहा के कदम लड़खड़ाए और उसका माथा घूमने लगा। नेहा ने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और अपने घुटने के बल बैठ गई। नेहा के सर से हल्का हल्का खून आने लगा था। नेहा की हालत देखकर उस आदमी ने कहा, चलो अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना बोल के वो लोग मीरा को लेकर निकल गए। नेहा की भी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, फिर भी नेहा ने हिम्मत करके अपना बैग लिया और उसमें से अपना फोन निकालकर आर्यन को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में आर्यन ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो नेहा, वो राघव शायद सो रहा होगा इसलिए कॉल नहीं उठाएगा, पर तुम्हें कुछ काम है तो मैं अभी उसे जगता हूँ, आर्यन अपनी धुन में बोले जा रहा था। तभी नेहा की दर्द भरी आवाज आई, वो आर्यन जीजू, वो मीरा को ले गए। वो लोग मीरा को गए। इसके आगे नेहा कुछ बोलती उससे पहले वो बेहोश हो गई। नेहा की बात सुन के आर्यन ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, मीरा को कहा है? मीरा और कौन ले गया, कुछ तो बोलो। और तुम दोनों हो? कहा आर्यन बोले जा रहा था पर सामने से कोई आवाज नहीं आई, जिसे आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, हेलो हेलो, कहा हो, कुछ तो बोलो, मीरा कहा है? पर नेहा पूरी तरह से बेहोश थी। अब आगे। दूसरी तरफ से आर्यन बोले जा रहा था पर नेहा के बेहोश होने की वजह से सामने से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। उधर नेहा के बेहोश होते ही काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। आर्यन ने अभी भी कॉल कट नहीं किया था, वो सब सुनने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो जान सके कि नेहा कहाँ पर है। तभी एक लड़के ने नेहा के हाथ से फोन उठाकर देखा, जिसमें अभी भी आर्यन का कॉल चालू था। फिर उस लड़के ने नेहा के फोन को अपने कान से लगाकर कहा, हेलो। तभी आर्यन ने दूसरी तरफ से कहा, इस वक्त ये लड़की कहाँ पर है और क्या हुआ उसे? आर्यन के इतना पूछते ही उस लड़के ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस लड़के ने नेहा को उस आदमी से लड़ता हुआ देख लिया था, पर काफी सारे आदमी होने की वजह से उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके नेहा और मीरा को बचा सके।
उस लड़के की बात सुन के आर्यन की आंखों में खून उतर आया और बिना एक पल गवाए अपने लंबे कदमों के साथ बाहर चला गया। आर्यन के नीचे आते ही राघव ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आग का गोला बनके। राघव के इतना बोलते ही आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। आर्यन की आंखें देखकर एक पल के लिए राघव भी सहम गया और आर्यन के पास आकर कहा, क्या हुआ मीरा को। राघव के पूछने पर आर्यन ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर दोनों जल्दी से बाहर आके अपनी कार में बैठकर मॉल की तरफ निकल गए। थोड़ी ही देर में आर्यन और राघव मॉल पहुंच गए थे। दोनों ही एक साथ कार से निकले और लगभग भागते हुए अंदर जाने लगे। तभी एक जगह पर काफी भीड़ नजर आई जिसे आर्यन ने राघव से कहा, नेहा वही होगी। आर्यन की बातों में हामी भर के राघव उस और भगा। वहां पहुंचते ही राघव ने जल्दी से सबको साइड किया और बीच में जाके उसने देखा तो नेहा वहां पर नहीं थी। ये देखकर राघव का दिल बेचैन होने लगा, जिसे वो अब पागलों की तरह पूरे मॉल में नेहा को ढूंढने लगा और बार बार नेहा को कॉल कर रहा था, पर नेहा का फोन भी अब बंद आ रहा था। राघव और आर्यन ने नेहा को ढूंढने के चक्कर में आधा मॉल खाली करवा दिया था, पर नेहा का कुछ पता ना चले। पर अब राघव की हालत खराब होने लगी थी। उसे अब किसी भी कीमत पर नेहा चाहिए थी। तभी उसे कुछ याद आया और आर्यन से कहा, हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। राघव की बात सुन के आर्यन ने हाँ में अपना सर हिलाया। कुछ ही देर में राघव और आर्यन सीसीटीवी रूम में थे। रूम में आते ही राघव ने चेयर पर बैठे आदमी से कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर का फुटेज चेक करना है। राघव और आर्यन को देखकर वो आदमी के पहले से ही पसीने छूट रहे थे, जिसे वो बिना कुछ कहे अपना काम करने लगा। सॉरी सर, पर इसमें 1 घंटे पहले का कोई फुटेज ही नहीं है, उस आदमी ने कंप्यूटर में देखते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जब कैमरे ऑन थे तो उसकी फुटेज कहाँ गई, आर्यन ने गुस्से से कहा। सर वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उस आदमी ने कहा। फुटेज न मिलने पर अब आर्यन और राघव दोनों का माथा थन गया था। दोनों के अंदर का खून ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। राघव ने गुस्से से वहां रही चेयर उठाकर सामने रखे कंप्यूटर पे दे मारी, जिसे वो कंप्यूटर पल भर में ही हमेशा के लिए बंद हो गया। राघव के इस एक्शन को देखकर चेयर पर बैठा आदमी अंदर तक काम गया और अपनी जगह से उठकर भागते हुए बाहर चला गया। राघव अपना गुस्सा शांत करने में लगा था, जिसे वो वहां रखी सारी चीजें तोड़े जा रहा था। तभी आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे गुस्सा होने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा जिसे हम जल्द से जल्द नेहा कर पहुंच सके, फिर नेहा ही हमें मीरा तक ले जाएगी। आर्यन बोल ही रहा था तभी पीछे से एक इंसान आया और अपने डंडे से जैसे ही आर्यन पे वार करने वाला था कि तभी राघव ने उसका डंडा पकड़कर रोक लिया। फिर दोनों उस इंसान की तरफ घूमे और राघव ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि हमें मारना इतना आसान है। इतना बोल के राघव उसके डंडे को अपनी तरफ खींचा और अपने हाथों का पंच बनाकर कस के उसके मुंह पर दे मारा। राघव के एक पंच में ही उस इंसान के मुंह से खून आने लगा। तभी पीछे से और 2 आदमी आए। उन सभी आदमियों ने अपने चेहरे को कवर करके रखा था, जिसे उसकी आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस बार आर्यन आगे आया और बारी बारी उन दोनों आदमियों को मारकर ढेर कर दिया। फिर राघव और आर्यन कमरे से बाहर निकले। थोड़ा दूर जाते ही दोनों को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई, जिसे दोनों पीछे की तरफ मुड़े तो देखा कि वहां पर करीब 10-15 आदमी खड़े थे। ये देखकर राघव और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ आर्यन ने राघव से कहा, लगता है आज जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सही कहा, वैसे भी काफी दिनों के बाद लाइफ में एक्शन आया है, राघव ने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए कहा। पर साथ में कोई म्यूजिक चला देता तो और मजा आता, आर्यन ने भी अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए कहा। उसके इतना बोलते ही सामने से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, एक्शन मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है जो तुझे फाइटिंग के बीच में म्यूजिक चाहिए। फिर अपने आदमी को देखकर चिल्लाते हुए कहा, और तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दोनों को जाओ और मारो उसे। उस आदमी के कहने पर 4 आदमी भागते हुए आर्यन और राघव की तरफ आए। दोनों बिना किसी भाव के अपनी जगह पर खड़े थे। तभी एक आदमी आर्यन के पास आया और जैसे ही उसके मुंह पर पंच मारने वाला था, तभी आर्यन नीचे झुका और एक पंच उस आदमी के पेट पर मारा। फिर दूसरे हाथ से उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को मरोड़े हुए पीठ से लगाकर उसके मुंह पर पंच पे पंच मारने लगा, जिसे उस आदमी की आहूहे की आवाजें निकल रही थी। तभी दूसरे आदमी ने पीछे से आर्यन को पकड़ा, पर आर्यन ने बड़ी चालाकी से खुद को ऊपर की तरफ पुश किया और सामने वाले आदमी को अपने दोनों पैरों से पीछे धकेल दिया। फिर स्फूर्ति के साथ पीछे खड़े आदमी के दोनों हाथ को पकड़कर खुद को छुड़ा लिया और उस आदमी को खुद के सामने करके एक जोरदार पंच उसके माथे पर दे मारा। वही राघव भी अपने डोले सोले की ताकत से एक के बाद एक आदमियों को ढेर कर रहा था। अब सिर्फ 2 इंसान बचे थे। ये देखकर राघव ने आर्यन से कहा, मुझे लगता है कि तुम थक गए हो तो इन दोनों को मेरे लिए छोड़ दो, तुम आराम से बैठकर एक्शन मूवी एंजॉय करो। हाँ ठीक, वैसे भी तुमसे ज्यादा ही मारे हैं मैंने, इसलिए इन दोनों को तुम रख लो, मैं जाके आराम करता हूँ, आर्यन के जाते हुए कहा। आर्यन के जाते ही राघव उन दोनों की तरफ बढ़ गया। राघव को अपनी तरफ आता देख उन दोनों के पसीने छूट रहे थे। फिर राघव जैसे ही उसे मारने वाला था तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, राघव जी, उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनते ही राघव तुरंत पीछे मुड़ा और देखा तो वो इंसान कोई और नहीं पर नेहा थी, जिसके सिर से खून आ रहा था और एक आदमी ने उसे बालों से पकड़ रखा था, जिसे नेहा बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नेहा को ऐसी हालत में देखकर राघव के खून खोल उठा, पर जैसे ही राघव नेहा के पास जाने वाला था तभी किसी ने पीछे से उसके और आर्यन के सर पर वार कर दिया, जिसे देखकर नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, राघव जी,
आर्यन जीजू। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले जिस आदमी ने नेहा की पकड़ रखा था उसके अपनी पॉकेट से एक कपड़ा निकाला और नेहा के मुंह पर रख दिया, जिससे पल भर में ही नेहा बेहोश होकर वहीं गिर गई। कुछ घंटे बाद एक बंद कमरे में नेहा, राघव और आर्यन सब चेयर पर बंधे हुए थे। तभी धीरे धीरे आर्यन और राघव होश में आने लगे, पर सर पर चोट लगने की वजह से दोनों को चक्कर आ रहे थे। फिर भी राघव ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और नेहा की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश थी। आर्यन भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी राघव ने चिल्ला कर कहा, बे साले तू है कौन, जो भी है सामने आके बात कर, ऐसे कायरों की तरह पीछे से क्यों वार करता है। राघव के चिल्लाने से एक आदमी कमरे में आया और सामने रखी एक खाली चेयर पर बैठ गया। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, उसके साथ ही फुल ब्लैक शूट पहना हुआ था। मैं कौन हूँ ये जान के क्या करोगे, तो ये पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, उस आदमी ने राघव को देखकर कहा। पहले ये बता कि मीरा कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है तूने उसे, आर्यन ने उस आदमी से कहा। कौन मीरा, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं किसी मीरा को नहीं जानता और ना ही मैंने उसे कहीं छुपा कर रखा है, उस आदमी ने कहा। साले तू बस एक बार मुझे यहाँ से छूटने दे, फिर तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब सीधे सीधे बता कि मेरी कहाँ है, आर्यन ने गुस्से से कहा। ओ हीरो, कहा ना एक बार कि मैं किसी मीरा वीरा को नहीं जानता और तुम तीनों को तो मैंने अपने मतलब के लिए रखा है, उस आदमी ने कहा। कौन सा मतलब और हमसे तुम्हें क्या चाहिए, राघव ने कहा। वो ही जो सबको चाहिए, जिसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए इंसान अच्छा भी बन सकता और बुरे से बुरा भी, वो चाहिए मुझे, उस इंसान ने सनकी भरे लहजे में कहा। तू सीधे सीधे बोलेगा, आर्यन ने कहा। इतनी भी क्या जल्दी है हीरो, आखिर तुम दोनों ने मेरे इतने सारे आदमियों को बिना साबुन पानी के इतना धोया है, उसका हिसाब तो कर लेने दो, उसके बाद काम की बात भी हो जाएगी, पर उससे पहले कुछ और एंजॉयमेंट भी तो बनता है ना, उस आदमी ने नेहा को स्कैन करते हुए कहा। जिसे देखकर राघव और आर्यन ने गुस्से से कहा, अपनी हद में रह। फिर राघव ने गुस्से से कहा, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, इसलिए मौत से खेल रहा है। हा 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 हा, जो खुद कुछ ही देर में मौत के घाट उतरने वाला है वो ही मारने की धमकी दे रहा है। राघव की बात सुनके उस आदमी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा, राघव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर राघव और आर्यन की बॉडी देखकर दोनों की रस्सी से नहीं पर जंजीर से बंधा गया था। राघव की कोशिश देखकर उस आदमी ने कहा, कोई फायदा नहीं है रे मेरी कोशिश का, क्योंकि तेरे जैसे हजार भी आ जाएं ना फिर भी इसे नहीं खोल सकते। उस आदमी के इतना बोलते ही बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे वो आदमी अपनी जगह से उठा और जिसे ही बाहर जाने वाला था, तभी एकदम की आवाज से कमरे का दरवाजा टूटा और करीब 2-3 आदमी उड़ते हुए अंदर आए और सीधा राघव के पैरों के पास गिरे। उस आदमी ने तीनों को देखा, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। राघव ने अपने पैरों के पास गिरे आदमियों को देखकर हंसते हुए अपने सामने खड़े इंसान से कहा, हजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे लिए एक ही काफी है, हा हा हा। राघव के इतना बोलते ही और 2 आदमी उड़ते हुए अंदर आए, जिसे देखकर अब उस आदमी ने चिल्ला कर कहा, कौन है बाहर जो मेरे आदमियों को मार रहा है, जो भी है सामने आओ। उस आदमी के इतना बोलते ही उस जगह पर अचानक से धुआं छूटने लगा और दरवाजे के पास एक आदमी अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। धुआं छूटने से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर कुछ ही देर में उस आदमी को दरवाजे पर खड़ा हटाकटा आदमी दिखा, जिसे देखकर भी उस आदमी के कदम लड़खड़ा गए और डर की वजह से उनके माथे पर पसीना आने लगा और डर की वजह से वो अपने कदम पीछे ले जा रहा था। तो क्या होगा अब आगे, आखिर कौन ले गया है मीरा को, क्या ढूंढ पाएगा आर्यन मीरा को, क्या होगा अब आगे रूहान और आरोही की कहानी में। मीरा पहुंची राजस्थान, ब्याह के बाद बच्चे भी हो जाएंगे। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है, इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा, राघव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर राघव और आर्यन की बॉडी देखकर दोनों की रस्सी से नहीं पर जंजीर से बंधा गया था। राघव की कोशिश देखकर उस आदमी ने कहा, कोई फायदा नहीं है रे मेरी कोशिश का, क्योंकि तेरे जैसे हजार भी आ जाएं ना फिर भी इसे नहीं खोल सकते। उस आदमी के इतना बोलते ही बाहर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे वो आदमी अपनी जगह से उठा और जिसे ही बाहर जाने वाला था, तभी एकदम की आवाज से कमरे का दरवाजा टूटा और करीब 2-3 आदमी उड़ते हुए अंदर आए और सीधा राघव के पैरों के पास गिरे। उस आदमी ने तीनों को देखा, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। राघव ने अपने पैरों के पास गिरे आदमियों को देखकर हंसते हुए अपने सामने खड़े इंसान से कहा, हजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे लिए एक ही काफी है, हा हा हा। राघव के इतना बोलते ही और 2 आदमी उड़ते हुए अंदर आए, जिसे देखकर अब उस आदमी ने चिल्ला कर कहा, कौन है बाहर जो मेरे आदमियों को मार रहा है, जो भी है सामने आओ। उस आदमी के इतना बोलते ही उस जगह पर अचानक से धुआं छूटने लगा और दरवाजे के पास एक आदमी अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। धुआं छूटने से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर कुछ ही देर में उस आदमी को दरवाजे पर खड़ा हटाकटा आदमी दिखा, जिसे देखकर भी उस आदमी के कदम लड़खड़ा गए और डर की वजह से उनके माथे पर पसीना आने लगा और डर की वजह से वो अपने कदम पीछे ले जा रहा था। अब आगे, उस आदमी ने अपने कदम पीछे ले जाते हुए कहा, कौन न हो तुम। तभी सामने खड़े इंसान ने अपनी राइफल निकली अपने हाथ में पकड़कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा,
तेरा बाप, जो इंसान कोई और नहीं बल्कि रूहान हैश बादशाह था। इतना बोल के रूहान ने अपनी राइफल लोड करके एक ही बार में राघव और आर्यन की जंजीर को तोड़ दिया। जंजीर छूटने से राघव और आर्यन जल्दी से अपनी जगह से उठे और राघव ने नेहा को खोलकर अपनी बाहों में उठा लिया। तभी उस इंसान के अपने आदमियों से कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो सबको और हाँ कोई भी जिंदा। उस आदमी के इतना बोलते ही रूहान ने अपनी राइफल उठाई और बिना रुके सब पर गोली बरसाने लगा। जो भी सामने आए उसे उड़ाया जा रहा था। कुछ ही वक्त में वो पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। रूहान ने लगभग 15-20 आदमियों को ढेर लगा दिया था, जिसे देखकर वो आदमी खड़े खड़े ही कांपने लगा था। फिर जैसे ही रूहान ने अपनी राइफल उसकी तरफ की, तभी वो आदमी भागते हुए रूहान के पास आया और रूहान के पैरों में गिरकर बोला, माफ कर दो भाव, आपको पहचानने में गलती हो गई, जाने दो भाव जाने। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले रूहान गोली को उसके सर के आर पार कर दिया था। फिर अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पर रब करके कहा, साला कितना पका रहा था, इन सब के पहले तो इसे ही उड़ा देना चाहिए था, छोड़ देने की उम्मीद भी इसे कर रहा था। हा हा हा। इतना बोल के रूहान ने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच फंसा दी। फिर उसे जलाकर उसके लंबे लंबे कस लेने लगा। तभी उसे दिमाग में आरोही की कही बात गूंजने लगी। आरोही, छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी दुनिया को जहां इंसानों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जाता, जहां सिर्फ खून खराबा ही होता है। ये सोचते हुए रूहान ने खुद से कहा, तुम नहीं जानती बीवी को मैं कौन हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरे असली चेहरे तक पहुंचो। इसलिए अब किसी को तुम तक पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से ऊपर जाना होगा, जिसे कभी भी तुम उस राज तक नहीं पहुंच पाओगी, जिसे जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी। पर यकीन मानो बीवी, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम रूहान की रूह में बसी हो और अब बादशाह के भी। इतना बोल के रूहान ने अपनी आंखें बंद करी और एक गहरी सांस लेकर अपनी सिगरेट का एक आखिरी कस भरते हुए सिगरेट को वहीं फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। रूहान के बाहर आते ही राघव और आर्यन भी उसके पीछे चले गए। एक तरफ आर्यन, दूसरी तरफ राघव अपनी बाहों में नेहा को उठा के चल रहा था और बीच में रूहान राइफल को अपने हाथ में लिए बाहर आ रहा था। बाहर आते ही सब लोग एक बड़ी सी कार में बैठ गए और पैलेस की तरफ निकल गए। कार में एकदम शांति थी। तभी राघव ने नेहा को ठीक से अपनी गोद में बैठाते हुए रूहान से कहा, भाई, पर आपको कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ है? राघव की बातों का जवाब देते हुए रूहान ने कहा, मैंने तुम दोनों को बाहर जाता हुआ देख लिया था, पर मैं तुम लोगों के पास आता हुए पहले ही तुम लोग वहां से जा चुके थे। इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे अपना एक आदमी भेजा था, पर मैंने उसे सिर्फ तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों खुद को बचाने के लिए कितना लड़ सकते हो। फिर जब उस आदमी ने तुम दोनों को उठा लिए, तब मेरे आदमी ने तुम लोगों का पीछा करके मुझे कॉल किया और उस जगह के बारे में बता दिया जहां तुम लोगों को रखा गया था। ओह, तो मतलब आप हमारी जासूसी कर रहे थे? राघव ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। वही आर्यन बिल्कुल चुप था। उसे मीरा की चिंता खाए जा रही थी, पर जब तक नेहा होश में नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद राजावत पैलेस। आरोही अपने कमरे थी, पर वो एक ही कमरे में रहकर बोर हो गई थी, जिसे वो अपने बेड से उठी और डोर खोल के बाहर जाने लगी। आरोही धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। तभी देविका जी ने आरोही को नीचे आता देख, अरे बेटा, तुम नीचे क्यों आई? कुछ काम था तो मुझे बोल देती। माँ, मैं ठीक हूँ अब, और एक ही कमरे में रहकर मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए नीचे आई ताकि मुझे फ्रेश फील हो। और रूहान भी पता नहीं कहाँ गए हैं, आरोही ने हॉल में रखे सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक है बेटा, पर ज्यादा देर तक नहीं, हम तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, देविका जी ने आरोही से कहा। आरोही ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने फोन में कुछ करने लगी। तभी एक तेज ब्रेक के साथ कार रुकने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद रूहान और आर्यन अंदर आए, जिसे देखकर आरोही ने रूहान के पास जाकर कहा, आप कहाँ गए थे, मुझे बताया भी नहीं। आरोही बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर पीछे से आते हुए राघव पर गई, जिसकी बाहों में नेहा बेहोश थी। नेहा की ऐसी हालत देखकर आरोही ने घबराते हुए रूहान से कहा, क्या हुआ नेहू को? वो ऐसे बेहोश क्यों है और ये खून क्या हुआ है, कुछ तो बोलिए। तभी राघव अंदर आया और नेहा को सोफे पर लेटाते हुए आरोही की तरफ घूमकर कहा, भाभी आप शांत हो जाए, एक पहले नेहा होश में आ जाए, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। राघव, क्या हुआ है नेहा को? वो ऐसे बेहोश क्यों है और उसके सर से खून क्यों आ रहा है बेटा? देविका जी ने बाहर आके नेहा को देख और घबराते हुए कहा। तभी राघव ने नेहा के मुंह पर पानी छिड़का, पर नेहा को कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर आरोही काफी ज्यादा घबरा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रूहान ने आरोही को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ बीवी, कुछ नहीं हुआ हम। इतना बोल के रूहान ने आरोही को शांत रहने का इशारा किया। वही नेहा को अभी भी होश नहीं आया था। तभी पीछे एक फीमेल डॉक्टर आई। उसने नेहा के पास आके उसे चेक किया, फिर एक इंजेक्शन लगाकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, पर इसे जिस चीज से बेहोश किया था वो चीज काफी ज्यादा स्ट्रोंग थी, जिसे इसे होश में आने ले लिए थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगी। इतना बोल के वो डॉक्टर वहां से चली गई। तभी देविका जी ने राघव से कहा, बेटा नेहा को अपने रूम में ले जाओ और उसे आराम करने दो। देविका जी की बात सुन के राघव ने अपना सर हाँ में हिलाया और नेहा को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे आरोही, रूहान और आर्यन भी राघव के रूम की तरफ चले गए। राघव के रूम में आते ही नेहा को बेड पर लेटा दिया और आरोही नेहा के बाजू में बैठकर उसका सर सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद नेहा को होश आने लगा, जिसे वो हल्का सा कसमसाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी।
नेहा ने अपनी आंखें खोलकर आरोही को देखा और धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी उसे मीरा का ख्याल आया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, मीरा मीरा मुझे जाना होगा, वो लोग मीरा को ले गए। तभी आरोही ने उसे शांत करते हुए कहा, ये क्या बोल रही है तू, शांत हो जा। और मीरा को कौन ले गए, कोई मुझे कुछ बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है। आरोही की बात सुन के आर्यन आगे आया और आरोही को सब कुछ बता दिया, जिसे सुन के आरोही सदमे में जा चुकी थी। फिर आरोही ने नेहा से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग मीरा को कहाँ ले गए हैं, या फिर वो लोग कौन थे। नहीं दी, मैं उसे नहीं जानती और ना ही ये जानती हूँ कि वो लोग मीरा को लेकर कहाँ गए हैं, क्योंकि मैं जैसे ही मीरा को छोड़ाने के लिए आगे बढ़ी तब किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया, फिर जैसे तैसे करके मेरे आर्यन जीजू को कॉल किया, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। नेहा ने सबकी तरफ देखकर कहा, फिर वो लोग कौन थे जिसने हम तीनों को किडनैप किया था। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, जो भी हो अब ये सोचो कि मीरा को कैसे ढूंढे। आरोही ने परेशान होते हुए कहा। वही रूहान आराम से किसी राजा की तरह वहां रखे सोफे पर बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एकटक आरोही को देखकर सबकी बातें सुन रहा था। रूहान को ऐसे देखकर आरोही ने चीढ़ते हुए कहा, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मेरा काम टेंशन लेना नहीं है बीवी, बल्कि टेंशन देना है, रूहान ने आरोही से कहा। रूहान के इतना बोलते ही सबने एक साथ अपना चेहरा नामे हिला दिया। तभी रूहान ने आगे कहा, मेरे आदमी पहले ही निकल चुके हैं मीरा का पता करने के लिए। रूहान की बात सुन के सबने साथ में कहा, क्या पर कब। अगर किंग को समझना इतना आसान होता तो हर कोई किंग होता। इतना बोल के रूहान अपनी तिरछी मुस्कान के साथ आरोही के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर राघव के कमरे से बाहर निकल गया। रूहान के ऐसा करते ही आरोही ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नेहू के पास रहना था। पर मुझे तुम्हारे पास रहना है, रूहान ने आरोही की तरफ देखकर कहा। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें मेरे सिवा और किसी के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तब तक तुम्हारी नजरें और सोच सिर्फ मुझ पे ही होनी चाहिए। इतना बोल के रूहान ने अपने होंठ आरोही के होंठ पर रख के फोर्सफुली किस करने लगा। दूसरी तरफ राजस्थान हवेली। राजस्थान की शानदार हवेली के एक कमरे के बेड पर मीरा लेटी हुई थी। वो अभी भी बेहोश थी और उसके बाजू में एक आदमी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था, जिसके नाम था करणवीर ठाकुर। तभी एक नौकर दरवाजे के पास आया और अपना सर झुकाकर कहा, सरकार, बड़ी ठाकुर हवेली पधार चुकी है। दादी ठाकुर को हमारे पास ले आओ, करणवीर ने नौकर को ऑर्डर लेते हुए कहा। जो हुकुम सरकार। इतना बोल के वो नौकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद करीब 65 साल की औरत कमरे में आई। उसे देखकर करणवीर अपनी जगह से उठा और दादी ठाकुर के पैर छूकर मीरा की तरफ इशारा करके कहा, यही है दादी ठाकुर, हमारी होने वाली ठाकुरानी सा, हमारी धर्मपत्नी मीरा। हम जितना हमने सुनत है उसे कहीं ज्यादा खुशसूरत है हमारी ठाकुरानी सा। अब बस जल्दी से ब्याह हो जाए ताकि उसके बाद इसके बाप ने कर्जे में जो प्रॉपर्टी ली थी हमसे वो हमारे नाम हो जावे। दादी ठाकुर ने मीरा की तरफ देखकर कहा, आपको जल्दी है कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, पर हमें इस बात की जल्दी है कि कब हमारी शादी हो और कब हमारे बच्चे हो, क्योंकि बहुत इंतजार किया है मैंने इसे अपने पास लाने के लिए। करणवीर ने अपनी हवस भरी नजरें मीरा पर डालते हुए कहा, अरे एक बार ब्याह हो जावे उसके बाद बच्चे भी हो जावेंगे और हम तो जल्दी से तुम्हारे बच्चों को अपनी गोदी में खिलाना चाहे से। दादी ठाकुर ने करणवीर से कहा। फिर ठीक है, आपका हुक्म सर पे, हम कल ही शादी के मुहूर्त निकलवाते हैं, करणवीर ने कहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी धीरे धीरे मीरा की आंखें खुलने लगी। जैसे ही मीरा ने आंखें खोलकर खुद को किसी अनजान जगह पर देखा और घबराते हुए अपनी जगह से उठकर बैठी, तभी मीरा की नजर करणवीर और दादी ठाकुर पे गई। मीरा ने डरते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मैं कहा हूँ और आप लोग को कौन है। अरे मेरी रसमलाई, इतना डरने की क्या जरूरत है, आखिर अब यही तो तुम्हारा घर है, करणवीर ने मीरा के पास आते हुए कहा। क्या क्या मतलब है आपका, मीरा ने करणवीर की खुद की तरफ आता देख पीछे खिसकते हुए कहा। हमारी बात का मतलब यह है कि कुछ ही दिनों में तुम हमारी पत्नी बनने वाली हो और हम तुम्हारे पति परमेश्वर, करणवीर ने मीरा के पास आकर कहा। करणवीर के मुंह से ऐसी बातें सुन के मीरा का दिल धक से रह गया और उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मीरा ने हिम्मत करके अपनी ऊंची आवाज में कहा, ना नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, और क्यों करें हम आपसे शादी। मीरा के ऊंची आवाज में बोलते ही दादी ठाकुर मीरा के पास आए और पीछे से मीरा के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, ए छोरी, आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सरकार के सामने सर उठाकर देखे भी, और तू कल की आई ऊंची आवाज में बात करगी और तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं सरकार की तू उसे ब्याह करेगी कि ना। हर एक शब्द के साथ दादी ठाकुर की पकड़ कसती जा रही थी, जिसे मीरा ने दर्द से कराहते हुए कहा, आप प्लीज छोड़िए, ये मुझे दर्द हो रहा है। और आप लोग हैं कौन, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मीरा के इतना बोलते ही दादी ठाकुर ने मीरा को धकेलते हुए छोड़ा और कहा, तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था पर चुका नहीं पाया, अब वो तो नहीं रहा, इसलिए अब तू उसका कर्जा चुकाएगी, इसलिए अपनी जुबान को मुंह में रखो और चुपचाप ब्याह के लिए तैयार रहना, वरना जिस आश्रम में तू बड़ी हुई है वो ना रहेगा आश्रम और ना रहेंगे उसमें रहने वाले। दादी ठाकुर की बात सुन के मीरा सोच में पड़ गई कि उन लोगों को इतना कुछ कैसे पता उसके बारे में, जबकि मीरा ने कभी भी इन लोगों को नहीं देखा। मीरा को सोच में डूबा देख करणवीर ने उसके चीन को पकड़ पर ऊपर की तरफ किया और कहा,
यही सो रही हो ना रसमलाई कि हमें तुम्हारे बारे में इतना कैसे पता। तभी मीरा ने करणवीर का हाथ झटक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई। ये देखकर करणवीर ने हंसते हुए कहा, जितने भी नखरे करने हो कर लो रसमलाई, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें आना मेरे बेड पर ही है, मेरे नीचे, तब तुम्हारे सारे नखरे निकालूंगा। आखिर कितने सालों के इंतजार के बाद तुम हमें मिली हो। इतना बोल के करणवीर ने दादी ठाकुर से कहा, इसे इसी कमरे में बंद करके बाहर नौकरों का पहरा लगाना होगा, क्योंकि शादी से पहले हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। करणवीर की बात सुनकर दादी ठाकुर ने हामी भरी और फिर मीरा को एक नजर देखकर दोनों कमरे से निकल गए। उसके जाते ही मीरा सिसकते हुए रोने लगी और अपनी आंखें बंद करी तो उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ गया, जिसे देखकर मीरा ने रोते हुए कहा, कहा है आप प्लीज मुझे ले जाइए यहाँ से, मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती, प्लीज जल्दी आ जाए। मीरा बोल ही रही थी तभी कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। तो क्या होगा अब आगे? रूहान की डिजायर, मेरे नीचे चिल्लाती और रोती रहोगी। वाइल्ड किस। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, लाइक्स कमेंट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉवल को शेयर करें। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिससे आप लोग स्टोरी को और ज़्यादा एंजॉय कर सके। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक हाई रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें और सपोर्ट करें। माइनस 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 माइनस। हर एक शब्द के साथ दादी ठाकुर की पकड़ कसती जा रही थी, जिसे मीरा ने दर्द से कराहते हुए कहा, आप प्लीज छोड़िए, ये मुझे दर्द हो रहा है। और आप लोग हैं कौन? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मीरा के इतना बोलते ही दादी ठाकुर ने मीरा को धकेलते हुए छोड़ा और कहा, तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था पर चुका नहीं पाया, अब वो तो नहीं रहा, इसलिए अब तू उसका कर्जा चुकाएगी, इसलिए अपनी जुबान को मुंह में रखो और चुपचाप ब्याह के लिए तैयार रहना, वरना जिस आश्रम में तू बड़ी हुई है वो ना रहेगा आश्रम और ना रहेंगे उसमें रहने वाले। दादी ठाकुर की बात सुन के मीरा सोच में पड़ गई कि उन लोगों को इतना कुछ कैसे पता उसके बारे में, जबकि मीरा ने कभी भी इन लोगों को नहीं देखा। मीरा को सोच में डूबा देख करणवीर ने उसके चीन को पकड़ पर ऊपर की तरफ किया और कहा, यही सो रही हो ना रसमलाई कि हमें तुम्हारे बारे में इतना कैसे पता। तभी मीरा ने करणवीर का हाथ झटक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई। ये देखकर करणवीर ने हंसते हुए कहा, जितने भी नखरे करने हो कर लो रसमलाई, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें आना मेरे बेड पर ही है, मेरे नीचे, तब तुम्हारे सारे नखरे निकालूंगा। आखिर कितने सालों के इंतजार के बाद तुम हमें मिली हो। इतना बोल के करणवीर ने दादी ठाकुर से कहा, इसे इसी कमरे में बंद करके बाहर नौकरों का पहरा लगाना होगा, क्योंकि शादी से पहले हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। करणवीर की बात सुन के दादी ठाकुर ने हामी भरी और फिर मीरा को एक नजर देखकर दोनों कमरे से निकल गए। उसके जाते ही मीरा सिसकते हुए रोने लगी और अपनी आंखें बंद करी तो उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ गया, जिसे देखकर मीरा ने रोते हुए कहा, कहा है आप प्लीज मुझे ले जाइए यहाँ से, मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती, प्लीज जल्दी आ जाए। मीरा बोल ही रही थी तभी कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। अब आगे, जिसे सुन के मीरा बेड से उठी और अपने धीमे कदमों के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगी, पर जैसे ही मीरा दरवाजे तक पहुंचती उससे पहले ही किसी ने दरवाजा खोला और एक औरत अंदर आई, जिसे देखकर मीरा घबरा कर पीछे गई और सामने देखकर कहा, को कौन है आप और यहाँ क्या करने आई है? देखिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप डरिए मत ठाकुरानी सा, हमारा नाम मंजरी है और हमें सरकार ने भेजा है आपका ध्यान रखने के लिए, मंजरी ने कहा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो यहाँ से निकलने में प्लीज, मीरा ने मंजरी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये का बोल रही है आप? हम ऐसा ना ही करत है, क्योंकि अगर सरकार को पता चला तो वो हमको जिंदा जमीन में दफना देंगे। आप जानती नहीं है हमरे सरकार को पूरे राजस्थान में उनका ही राज चलता है, कोई सरकार की तरफ अपना सर भी उठावे तो उसके अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और सरकार से भी ज्यादा बड़ी ठाकुर का हुक्म चलता है, जिसे सरकार भी बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें मानते हैं, और आप यहाँ से निकल भी जावेगी पर सरकार की मर्जी के बिना राजस्थान से बाहर नहीं जा पावेगी, मंजरी ने मीरा से कहा। मंजरी की बात सुन के मीरा को लगा कि अब उसके पास यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसे सोचकर ही मीरा की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहे जा रहे थे। मीरा को रोता हुआ देखकर मंजरी ने उसे शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाए ठाकुरानी सा, हमारे सरकार आपसे घनों प्रेम करते हैं तभी तो आपसे ब्याह कर रहे हैं, वरना सरकार से ब्याह करने को वास्ते कोई भी छोरी राजी हो जावे, पर हमारे सरकार ने आज तक किसी भी छोरी को देखा भी ना, क्योंकि उसके मन में आप जो बसी थी। इतना बोल के मंजरी ने मीरा को बेड पर बिठाकर पानी पिलाया। मीरा बेसुध सी होकर बेड पर बैठी हुई थी, उसके दिल और दिमाग में बस आर्यन ही चल रहा था। यहाँ मीरा का ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ राजावत पैलेस। आर्यन, रूहान और राघव के साथ साथ नेहा और आरोही सब लोग एक साथ स्टडी रूम में बैठे हुए थे। आर्यन का दिल बेचैन था, उसे जल्द से जल्द मीरा के पास जाना था। तभी सेरा स्टडी रूम में आया, जिसे देखकर आर्यन जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सेरा के कहा, क्या पता चला कहाँ है मीरा? सर वो राजस्थान में है, वहां जिसका राज चलता है उसी की हवेली में है मीरा मैडम, सेरा ने अपने टैबलेट में मीरा लोकेशन को दिखाते हुए कहा। नाम? रूहान ने अपनी भारी आवाज में कहा। करणवीर ठाकुर, राजस्थान का सरकार, सेरा ने रूहान की तरफ देखकर कहा।
पर वो लोग मीरा को क्यों ले जाएंगे, नेहा ने अपनी जगह से उठकर कहा। वो तो अब राजस्थान जाकर ही पता चलेगा, आर्यन ने अपनी आंखों में जुनून लिए कहा। ठीक, फिर चलते हैं राजस्थान, आखिर उसे भी तो पता चले उसे किसे उठाया है, राघव ने आर्यन के कांधे पर हाथ रखकर कहा। तभी सेरा ने राघव को रोकते हुए कहा, वहां जाना इतना आसान नहीं है, वो लोग बिना उसके सरकार की मर्जी के किसी को राजस्थान में आने भी नहीं देते, और जो भी उसके सरकार से सर उठा के बात भी कर ले उसका सर वही काट देते हैं, बिना सोचे समझे कि सामने वाला राजस्थान का है या बाहर वाला। सेरा की बात सुन के राघव, आर्यन, नेहा और आरोही अपनी जगह से खड़े होकर आंखें और मुंह फाड़े सेरा को देखे जा रहे थे। बस रूहान ही बिना किसी भाव के अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं बता सकता था। तभी रूहान ने उन सबको देखकर कहा, अब तो मिलना ही पड़ेगा उस करणवीर ठाकुर से, आखिर में भी तो देखूं कि ऐसा क्या है उसमें कि लोगों के अंदर उसका इतना ज्यादा खौफ है। रूहान की बात पूरी होते ही आरोही ने कहा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। और मैं भी, नेहा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा। नेहा की बात सुन के राघव ने कहा, वहां पर मदारी का खेल खेलने नहीं जा रहे हम लोग, जो तुम्हें भी आना है। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती, जब आप लोग जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, नेहा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। क्योंकि तुम्हें उस करणवीर ने देखा है, इसलिए वो तुम्हें देखकर ही पहचान जाएगा कि हम लोग मीरा को लेने ही आए हैं, राघव ने नेहा से कहा। तभी रूहान ने आरोही से कहा, तुम भी नहीं आओगी बीवी, क्योंकि अभी भी तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा नाजुक है, जिसे मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। प्लीज मुझे मिलना है मीरा से, और मैं मीरा के रहूंगी तो उसे भी हिम्मत मिलेगी, आरोही ने रूहान से जिद करते हुए कहा। आरोही की जिद देखकर रूहान के एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तुम चल सकती हो, पर तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, और वहां जो कुछ भी हो उसमें तुम बीच में नहीं आओगी। रूहान की बात सुन के आरोही ने जल्दी जल्दी में अपना सर हाँ में हिलाया। फिर रूहान, राघव और आर्यन कुछ प्लान बनाने लगे। थोड़ी देर बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी सिवाय रूहान के। उसने अपने मन में कहा, करणवीर ठाकुर बहुत जल्द मिलेंगे। तभी आरोही ने नेहा से कहा, नेहू तुम घर जाओ और पापा को सब बता देना, पर उसे कहना कि मीरा की चिंता ना करे, और तुम भी अपना ख्याल रखना। हम ठीक है दी, और आप भी अपना ध्यान रखना। इतना बोल के नेहा और आरोही को हक कर लिया, जिसे देखकर रूहान ने अपने हाथों की मुट्ठी कस दी। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में गए और राघव नेहा को घर छोड़ने के लिए चला गया। खैर ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। अगली सुबह रूहान के कमरे में आरोही इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। आरोही ने सिंपल वाइन कलर का घाघरा चोली पहना था और वो अपना दुपट्टा लगा रही थी। तभी रूहान अपने क्लोजेट से बाहर आया। रूहान के बाहर आते ही आरोही की नजरें आरोही पर जम सी गई, क्योंकि वाइन कलर के घाघरा चोली में आरोही का गोरा रंग उभर के आ रहा था, जिसे देखकर रूहान पागल हुआ जा रहा था। तभी रूहान की नजरें आरोही की कमर पे जाकर ठहर गई। घाघरा चोली में आरोही की पतली कमर साफ झलक रही थी, और ऊपर से आरोही ने पतला सा कमर बंद अपनी कमर पर पहना हुआ था, जिसे देखकर रूहान की दिजाए बढ़ रही थी। रूहान आरोही में खोकर अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ा देता है और आरोही की कमर में अपने हाथ डालकर उसे पीछे से हक कर लेता है। रूहान की ठंडी उंगलियों को अपनी कमर पर महसूस करने आरोही सिहर उठती है। तभी रूहान ने अपनी गर्म सांस आरोही की गर्दन पर छोड़कर कहा, मेरे अंदर की आग को हवा देने का अच्छा रास्ता चुना है तुमने, पर याद रखना बीवी, जिस दिन अपनी आग तुम्हारे अंदर निकालूंगा तब मेरे नीचे चिल्लाती और रोती रहोगी हर एक दिन और हर रात। इतना बोल के रूहान ने आरोही गर्दन पर कस के बाइट किया, जिसे आरोही की आह निकल गई, और आरोही ने रूहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा और हमें देर भी हो रही है, तो प्लीज छोड़ दीजिए। आरोही को बात सुन के रूहान ने आरोही को कमर पर अपने हाथ फंसाए और आरोही को अपनी तरफ करके खुद के बेहद करीब करके कहा, अगर कोई देखता भी है तो देखने दो, वैसे भी अपनी ही बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ थोड़ी चिपका हुआ हूँ। इतना बोल के रूहान आरोही के होठों को तरफ झुकने लगा। तभी अचानक से राघव रूहान के कमरे में आया और कहा, भाई देर हो रही है अब चलिए भी। इतना बोल के जैसे ही राघव की नजरें सामने गई है वो तुरंत पलट गया और कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। राघव के आते ही आरोही ने रूहान को खुद से दूर धक्का दे दिया था, जिसे रूहान खड़े खड़े आरोही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी रूहान ने राघव से कहा, अगर तू देख लेता फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूहान की बात सुन के राघव पलटा और कहा, ये सब दो लोग करके करने वाली चीज है, पर आप कभी भी शुरू हो जाते हैं। ये मेरा कमरा है तो यहाँ मैं जो भी करूँ उसे तुझे क्या, और तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी तो नोक करके नहीं आ सकता था। रूहान ने राघव की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं आपको बुलाने के लिए आया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ कुछ और ही सीन चल रहा है, राघव ने अपने शरारती लहजे में कहा। जिसे सुन के आरोही ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और बाहर जाने लगी। आरोही आगे बढ़ती उसे पहले रूहान ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ी और कहा, जो काम अधूरा रह गया है उसे तो पूरा करती जाओ। इतना कहकर रूहान ने आरोही को अपनी तरफ खींचा और बिना एक पल गवाए आरोही के होठों पर अपने होंठ रखकर राघव के सामने ही आरोही को वाइल्ड किस करने लगा। आरोही ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। रूहान और आरोही को ऐसे देखकर राघव तुरंत करने से बाहर निकला और खुद से कहा, बेचारी भाभी कैसे जेलती होगी, भाई को किसी के सामने नहीं छोड़ते तो अकेले में पता नहीं क्या ही करते होगे। इतना बोल के राघव नीचे आया और सीधा बाहर की तरफ चला गया।
कुछ देर बाद रूहान और आरोही भी नीचे आए और बाहर की तरफ जाने लगे। तभी देविका जी ने दोनों के पास आते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बेटा और मीरा के लेकर ही वापस आना। देविका जी के इतना बोलते ही रूहान और आरोही ने एक साथ देविका जी के पैर छुए और बाहर निकल गए। आरोही और राघव एक कार में थे और दूसरी कार में आर्यन और रूहान। रूहान और आर्यन ने सरदार का गेटअप लिया था, वहीं राघव और आरोही राजस्थानी गेटअप में थे। कुछ ही देर में चारों प्राइवेट जेट में बैठकर राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। जेट में बैठते ही राघव ने कुछ सोचते हुए रूहान से कहा, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां वो करणवीर किसी अनजान इंसान को नहीं आने देता तो हमारे जेट को कैसे आने देगा। राघव की बात सुन के आर्यन का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। तभी आर्यन ने राघव को समझाते हुए कहा, हम राजस्थान के आने से पहले ही जेट से उतर जाएंगे, फिर वहां से हमें करणवीर खुद अपनी हवेली पर ले जाएगा। पर जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो, राघव ने कहा, फिर तुम शहीद हो जाना और क्या, आर्यन ने कहा। अरे मैं क्यों बलि का बकरा बनूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक और मुझे बच्चे भी तो करने हैं, राघव ने आर्यन से कहा। बे साले पहले शादी तो कर फिर बच्चे के बारे में सोचना, आर्यन ने राघव के कांधे पर मारते हुए कहा। बच्चे का जिक्र सुन के आरोही के मन भी बच्चे को लेकर ख्याली पुलाव पकने लगे, जिसे आरोही ने अपने मन में कहा, एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद में रूहान से बच्चे के बारे में बात करूंगी। ये सोचते हुए आरोही मन ही मन सपने सजाने लगी। वही रूहान आरोही को देखकर ही समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे रूहान ने खुद से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें बेबी चाहिए पर मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मेरा अंश ही क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा सिर्फ मेरी ही बन के रहना होगा। उसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, पर मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। तो क्या होगा अब आगे, कैसे बचाएंगे मीरा को करणवीर से, आर्यन का मीरा से मिलना। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। आरोही और राघव एक कार में थे और दूसरी कार में आर्यन और रूहान और आर्यन ने सरदार का गेटअप लिया था, वहीं राघव और आरोही राजस्थानी गेटअप में थे। कुछ ही देर में चारों प्राइवेट जेट में बैठकर राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। जेट में बैठते ही राघव ने कुछ सोचते हुए रूहान से कहा, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां वो करणवीर किसी अनजान इंसान को नहीं आने देता तो हमारे जेट को कैसे आने देगा। राघव की बात सुन के आर्यन का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। तभी आर्यन ने राघव को समझाते हुए कहा, हम राजस्थान के आने से पहले ही जेट से उतर जाएंगे, फिर वहां से हमें करणवीर खुद अपनी हवेली पर ले जाएगा। पर जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो, राघव ने कहा, फिर तुम शहीद हो जाना और क्या, आर्यन ने कहा। अरे मैं क्यों बलि का बकरा बनूं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक और मुझे बच्चे भी तो करने हैं, राघव ने आर्यन से कहा। बेसाले पहले शादी तो कर फिर बच्चे के बारे में सोचना, आर्यन ने राघव के कांधे पर मारते हुए कहा। बच्चे का जिक्र सुन के आरोही के मन भी बच्चे को लेकर ख्याली पुलाव पकने लगे, जिसे आरोही ने अपने मन में कहा, एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद मैं रूहान से बच्चे के बारे में बात करूंगी। ये सोचते हुए आरोही मन ही मन सपने सजाने लगी। वही रूहान आरोही को देखकर ही समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसे रूहान ने खुद से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें बेबी चाहिए पर मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मेरा अंश ही क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा सिर्फ मेरी ही बन के रहना होगा। उसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, पर मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अब आगे। रूहान ने अपने मन में कहा और आरोही की तरफ देखने लगा, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ घंटे बाद प्राइवेट जेट एक जगह पर लैंड हुआ, जो जगह लगभग राजस्थान से 200 किलोमीटर दूर थी। सब लोग बारी बारी जेट से नीचे उतरे। तभी राघव ने रूहान के पास जाकर कहा, भाई मैं क्या बोलता हूँ कि हम सीधा हवेली की छत पर ही लैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कोई इंसान दिख रहा है और ना ही कोई गाड़ियां, पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करणवीर हमें यहाँ से कैसे ले जाएगा। राघव अपनी धुन में बोले जा रहा था, जिसे सुन के आर्यन और रूहान दोनों पक चुके थे। तभी आर्यन ने राघव से कहा, तू आया ही क्यों जब तुझे कुछ पता ही नहीं, फिर अब अगर हवेली पहुंचने से पहले एक भी शब्द अपने मुंह से निकला तो उस करणवीर से पहले तुम्हें ठोक दूंगा। इतना बोल के आर्यन रूहान के पास आया और कहा, अब हमें चलना चाहिए, कार रेडी है और करणवीर के आने से पहले हमें उस रास्ते पर पहुंचना होगा। आर्यन की बात सुन के रूहान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर रूहान आरोही का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। राघव और आर्यन भी उसे पीछे निकल गए। थोड़ी दूर चलते ही करीब 3 कार वहां पर खड़ी थी और उसके साथ ही रूहान के गार्ड्स भी खड़े थे, जिसे देखकर राघव ने खुश होते हुए कहा, थैंक गॉड आपने पहले क्यों नहीं बताया कि कार का इंतजाम हो गया है। आप दोनों ना बहुत बड़े छुपे रुस्तम हो, कल जब हम प्लान कर रहे थे तब तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, तू फिर बोला। आर्यन ने राघव की गर्दन को अपनी कोहनी में फंसाते हुए कहा। उन दोनों के ऐसा करते ही रूहान ने अपनी ठंडी नजरें उन दोनों पे डाली, जिसे दोनों आर्यन और राघव दोनों शांत हो गए और चुपचाप रूहान के पीछे चले गए। रूहान अपने गार्ड के पास आया और कहा, तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। रूहान की बात सुन के सभी गार्ड्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से चले गए। उसके जाते ही आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, फिर रूहान उसके बाजू वाली सीट पर आके बैठ गया। वही आरोही और राघव कार की बैक सीट पर बैठ गए। फिर आर्यन ने कार आगे
बड़ा दी करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर जाते ही एक मंदिर आया। वहां पर आर्यन ने कार रोकी, फिर सब लोग कार से बाहर आए। बाहर आते ही आर्यन ने रूहान की तरफ देखा, जिसे रूहान ने अपनी गर्दन हिला दी। तभी आर्यन ने अपने एक हाथ का पंच बना के गाड़ी के बोनेट पर दे मारा। आर्यन के ऐसा करते ही आगे से धुआं निकलने लगा। फिर कुछ देर बाद करणवीर की कार उस मंदिर की बाहर रुकी। कार रुकने की आवाज सुन के सब लोग ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुद को ठीक करने लगे। आर्यन ने अपने फेस पर नकली बियर्ड लगाई, क्योंकि आर्यन ज्यादा बियर्ड नहीं रखता था, पर उसकी छोटी छोटी कांटे जैसी बियर्ड मीरा को काफी ज्यादा चुभ है, जिसे वो जानबूझकर ज्यादा बियर्ड नहीं रखता था। रूहान और राघव पहले से ही अपने गेटअप में थे। आरोही भी फुल राजस्थानी लुक में थी। उन चारों को देखकर करणवीर का एक आदमी आया और कहा, ए कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? वो जी हमारी गाड़ी खराब हो गई सी और हमने सुना था कि यहाँ राजस्थान में किसी महान पुरुष का राज चलता है, तो हम यही चले आए मदद के लिए, आर्यन ने कहा, जिसे करणवीर ने सुना और उसके पास आकर कहा, वो महापुरुष हम ही है? क्या मतलब? जिसकी इतनी तारीफें सुनी वो आप है? आर्यन ने एक्टिंग करते हुए कहा। फिर मंदिर की तरफ देखकर आगे कहा, हे वाहिगुरु, आपका लाख लाख शुक्र हो, आखिर जिस महापुरुष से मिलना सबका सपना हो वो खुद हमारे सामने है। आर्यन के मुंह से अपने लिए बार बार महापुरुष सुन के करणवीर को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, जिसे खुश होकर उसने कहा, जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे साथ हवेली में ही रहोगे। वैसे भी कुछ दिनों में मेरी शादी है, तो तुम लोग राजस्थान के सरकार का ब्याह भी देख लेना। वो तो तब होगा ना जब मैं होने दूंगा बेवकूफ, आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। फिर करणवीर ने रूहान को देखकर कहा, ये कौन है? ये मेरे बड़े भाई है, हम लोग शहर के काम से आए थे। आर्यन ने रूहान की तरफ देखकर कहा। तभी करणवीर की नजर आरोही और राघव पर गई, जिसे उसने आरोही से कहा, ए छोरी, तू कौन है और इन सरदारों के साथ के करे से? वो हम बड़ी ठाकुर के बुलावे पे आए हैं, हमरा नाम पंखुड़ी है और ये हमारे भाई सा। आरोही ने राघव की तरफ देखकर कहा, दादी ठाकुर ने तुम्हें के लिए बुलाया है। पीछे से एक आदमी ने आगे आके कहा, वो कुछ बोलत है कि शादी ब्याह में नाचने के वास्ते न्योता भिजवाया है, हम शहर से आ ही रहे थे तभी हमारी बस खराब हो गई और फिर ये भले लोग ने हमें राजस्थान छोड़ने वास्ते आवत है, पर आधे रास्ते में उसकी भी गाड़ी खराब हो गई। आरोही ने करणवीर से कहा। आरोही को देखकर एक पल के लिए करणवीर के अंदर की हवस जा उठी, क्योंकि आरोही का गोरा रंग उसकी आंखों में बस गया। ऊपर से वाइन कलर के घाघरा चोली ने उसका गोरा रंग उभर कर आ रहा था। करणवीर का इस नजर से आरोही को देखना रूहान को अंदर ही अंदर जला रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कर दी, फिर अपने मन में कहा, एक बार वो काम पूरा करने दे जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, फिर तेरी यही आंखें निकाल कर तेरे हाथ में दूंगा। जिस आंखों से तू मेरी बीवी को देख रहा है, ठीक है, तो अब तुम दोनों भी हमारे साथ ही जाओगे, करणवीर ने आरोही से कहा। घनो घनो धन्यवाद सरकार, आरोही ने करणवीर से कहा। थोड़ी देर बाद सब लोग हवेली के लिए निकल गए। आर्यन के चेहरे पर सुकून था, पर फिर भी उसे जल्द से जल्द मीरा के पास जाना था। रूहान और आर्यन करणवीर के साथ उसकी गाड़ी में थे, वहीं आरोही और राघव दूसरी गाड़ी में थे, जिसे रूहान का दिल बेचैन था। तभी कुछ ही देर में वो लोग हवेली पहुंचे। हवेली के आते ही सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और बाहर आते ही एक तक हवेली को देखने लगे। हवेली काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके बाहर काफी सारे आदमी थे। कोई कुश्ती खेल रहा था तो कोई तलवार चला रहा था। ये सब देखकर राघव ने अपने मन में कहा, बताओ, आई भी तो कैसी जगह जहां पहले से ही हमारे मौत की प्लानिंग चल रही है। फिर अपने साइड में खड़े आर्यन से अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं तो बोलता हूँ कि आज रात ही हम मीरा को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर इस चमन को पता चला कि हम लोग कौन है तो सबको एक साथ शहीद कर देगा। डरपोक कहीं का, चल अंदर चुपचाप, आर्यन ने राघव से कहा, जिसे राघव का मुंह बन गया और चुपचाप सबके पीछे जाने लगा। अंदर आते ही करणवीर ने दादी ठाकुर के पैर छू लिए, जो वही सामने बैठी थी। फिर उसने आरोही, राघव, रूहान और आर्यन को देखकर कहा, ये सब कौन है? दादी ठाकुर की बात सुन के करणवीर ने सब कुछ बताया, जिसे सुनकर दादी ठाकुर ने रूहान और आर्यन से कहा, सिर्फ बिहा देखना नहीं है, उसमें हाथ भी पटाना ना होगा, समझे? और तू छोरी, सर पर से घूंघट नीचे नहीं आना चाहिए। हमरे यहाँ पर बिना घूंघट के कोई भी छोरी ना घूमे से। दादी ठाकुर की बात पर हामी भरते हुए आरोही ने कहा, मैं समझ गई बड़ी ठाकुर। इतना बोल के आरोही ने अपने सर पे घूंघट ले लिया। फिर करणवीर ने अपने आदमियों से कहा, सबको कमरा दिखा दो। इतना बोल के वो वहां से चला गया। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में आए। रूहान और आर्यन को एक कमरा दिया था, जिसे दोनों का मुंह बना हुआ था। वहीं आरोही को मंजरी का कमरा दिया था, क्योंकि मंजरी इस वक्त मीरा के साथ रह रही थी, और राघव को उसके बाजू वाला कमरा दिया था रात का वक्त। सब लोग फ्रेश होकर हॉल में बैठे थे, तभी एक आदमी आया और सबसे कहा, भोजन तैयार हो गया है, तो सब अपना अपना आसान लो और खाना खाने के लिए पधारो। क्या लो? राघव ने नासमझी से पूछा। आसान जिस पर बैठ के खाना खाते हैं, उस आदमी ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही सब लोग अपनी जगह से उठे और भोजन रूम की तरफ चले गए। वहां जाते ही सब लोग अपनी अपनी जगह देखकर बैठ गए। रूहान की बाजू में आर्यन और राघव थे, वहीं आरोही थोड़ी दूरी पर बैठी थी, जिसे देखकर रूहान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी करणवीर, दादी ठाकुर, रेवती जी, करणवीर की मां मनीष जी
करणवीर के पापा और धर्मवीर करणवीर का छोटा भाई सब लोग वहां पर आए और अपनी जगह पर बैठ गए। खाना खाते वक्त आरोही ने अपना घूंघट निकाल दिया था जिसे उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आरोही को देखकर धर्मवीर अपनी पलकें झपका ही भूल गया क्योंकि उसके आज तक आरोही जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। धर्मवीर के इस तरह घूरने की वजह से आरोही ने रूहान को देखा और अपनी आंखों में आग लिए उसी को देख रहा था। रूहान को ऐसे देखकर आरोही ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और चुपचाप खाना खाने लगी। तभी करणवीर ने कहा, अरे कोई हमारी ठाकुरानी सा को तो ले आओ। उसकी बात सुन के वहां पर खड़ी एक लड़की के अपना सर झुकाया और मीरा के कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मंजरी मीरा को लेकर आ रही थी जिसे मीरा बार बार अपना हाथ छुड़ाते हुए बोल रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाना है, मुझे छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे, यहाँ से नहीं रहना मुझे यहाँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। पर मंजरी मीरा को खींचते हुए अंदर आए और करणवीर के पास बिठा दिया जिसे देखकर आर्यन का मन कर रहा था कि अभी के अभी करणवीर के 1000 टुकड़े कर दे। मीरा को जिद करता देख करणवीर ने गुस्से से मीरा के बालों को पकड़ा और कहा, तुम्हें अब से यही रहना है मेरे पास, समझी? तो बार बार ये बात समझाने से अच्छा है कि एक ही बार में अपने दिमाग में बिठा लो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। करणवीर अपनी पकड़ कस रहा था जिसे मीरा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। जब आर्यन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो जैसे ही अपनी जगह से उठने वाला था तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अभी शांत रहने का इशारा किया। वही करणवीर ने एक झटके में मीरा के बालों को छोड़ा जिसे मीरा की आंखों में आंसू आ गए और बिना किसी की तरफ देखे अपना सर नीचे करके सिसकने लगी। कुछ देर में ही सब खाना खाकर अपने रूम में चले गए। मीरा अपने रूम की बालकनी के जुले पर बेसुध हो कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी और अगर मंजरी खर्राटे मारते हुए आराम से सो रही थी तभी मीरा को किसी के आने का एहसास हुआ और उसे किसी की परछाई भी दिखने लगी जिसे वो घबराते हुए अपनी जगह से उठी। तभी एक इंसान बालकनी में आया। उसे देखकर मीरा डे से ही चिल्लाने वाली थी तभी वो इंसान मीरा के पास आया और उसकी कमर पकड़कर दीवार से लगा दिया। फिर मीरा डे से ही कुछ बोलने वाली थी तभी उस इंसान ने अपने होंठ मीरा के होठों पर रखकर उसके होठ का स्वाद लेने लगा। ऐसा होते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई और वो उस इंसान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी पर वो इंसान मीरा को छोड़ने के लिए राजी ना था। करीब 25 मिनट बाद जब मीरा की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर उस इंसान ने मीरा को छोड़ा। उसके दूर होते ही मीरा ने उसे खुद से दूर धक्का देकर कहा, कौन हो तुम और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी मर्जी के हमें छूने की, हमें किस करने की? अरे हम किस तो क्या बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी से? उस इंसान ने मीरा के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथों को दीवार पर लगाते हुए कहा, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं हाँ करूंगी? मीरा ने गुस्से से कहा, अच्छा सोच लो बाद में पछताना ना पड़े। उस इंसान ने कहा, आखिर हो कौन तुम और मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मीरा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम खुद ही देख लो कि हम आपके हैं कौन? उस इंसान ने कहा। फिर धीरे धीरे वो अपनी बियर्ड निकालने लगा। मीरा बस एकटक उसे देख रही थी। फिर जैसे ही मीरा के सामने उसका चेहरा आया कि मीरा आगे आके तुरंत उसे कसकर हक कर लिया और रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो इंसान कौन और नहीं पर आर्यन था। उसने भी मीरा को कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हें लेने ही तो आया हूँ मेरी जाना। इतना बोल के उसने मीरा को और कसकर पकड़ा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, हाय राम, क्या होगा अब आगे? क्या आर्यन मीरा को बचा पाएगा करणवीर से? क्या होगा रूहान और आरोही की कहानी में? तुम्हें चाहता हूँ। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। करीब 25 मिनट बाद जब मीरा की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर उस इंसान ने मीरा को छोड़ा। उसके दूर होते ही मीरा ने उसे खुद से दूर धक्का देकर कहा, कौन हो तुम और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी मर्जी के हमें छूने की, हमें किस करने की? अरे हम किस तो क्या बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी से? उस इंसान ने मीरा के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथों को दीवार पर लगाते हुए कहा, और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं हाँ करूंगी? मीरा ने गुस्से से कहा, अच्छा सोच लो बाद में पछताना ना पड़े। उस इंसान ने कहा, आखिर हो कौन तुम और मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मीरा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तुम खुद ही देख लो कि हम आपके हैं कौन? उस इंसान ने कहा। फिर धीरे धीरे वो अपनी बियर्ड निकालने लगा। मीरा बस एकटक उसे देख रही थी। फिर जैसे ही मीरा के सामने उसका चेहरा आया कि मीरा आगे आके तुरंत उसे कसकर हक कर लिया और रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो इंसान कौन और नहीं पर आर्यन था। उसने भी मीरा को कसकर गले लगाया और कहा, तुम्हें लेने ही तो आया हूँ मेरी जाना। इतना बोल के उसने मीरा को और कसकर पकड़ा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, हाय राम, अब आगे। ये आवाज सुनते ही मीरा ने जल्दी से आर्यन को खुद से दूर किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वहां मंजरी खड़ी थी। उसने मीरा को देखकर कहा, हाय राम, ठाकुरानी सा कहाँ चली गई थी आप? हमें तो लगा कहीं आप हवेली छोड़कर तो ना गई से। नहीं नहीं, मंजरी में बाहर ही थी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी देर खुली हवा में टहल लूं। मीरा ने मंजरी से कहा, ठीक है ठाकुरानी सा, मैं भी आपके साथ बाहर चलती हूँ, मंजरी ने कहा। मंजरी की बात सुनते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत मंजरी को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं बस अंदर आने ही वाली थी, तुम आराम से सो जाओ, मैं भी बस सो ही रही हूँ। जो हुकुम ठाकुरानी सा, आप सोई से, हम आपके सोने के बाद ही सोएंगे, मंजरी ने कहा। मंजरी को ऐसे जिद करता देख आर्यन ने गुस्से से कहा, मेरा बस चले तो अभी के भी इस लड़की को उठाकर इसी बालकनी
से नीचे फेंक दूं, ना खुद चैन से रह रही है और ना ही किसी के रहने दे रही है। मीरा के बार बार समझाने पर भी मंजरी नहीं मान रही थी, जिसे थक कर मीरा बेड पर लेट गई, फिर मंजरी भी जमीन पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मंजरी फिर से खराटे मारने लगी, जिसे सुन के मीरा धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी की तरफ चली गई। मीरा के बाहर आते ही उसने हर तरफ अपनी नजरें घुमा के देखा, पर वहां कोई नहीं था, जिसे मीरा का चेहरा उतर गया। पर वो जैसे ही वहां से जाते वाली थी, तभी मीरा को अपनी कमर पर आर्यन की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ, जिसे महसूस करके मीरा सेहर उठी। आर्यन ने मीरा को पीछे से हक किया और कहा, खाना क्यों नहीं खाया? हम मुझे भूख नहीं थी, मीरा ने अपनी नजरें झुकते हुए कहा, पर मुझे तो लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, आर्यन ने अपने हस्की वॉइस में कहा। फिर धीरे धीरे मीरा की गर्दन पर वेट किस करने लगा, जिसे मीरा की आंखें बंद हो गई और वो भी आर्यन को फील करने लगी। थोड़ी देर बाद आर्यन ने मीरा को अपनी तरफ किया और नीचे झुककर मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वहां पर रखे बड़े झूले पर मीरा को लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। फिर आर्यन ने एक नजर मीरा को देखा और नीचे झुककर अपने दांतों से मीरा के ब्लाउज के हुक खोलने लगा, जिसे मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज रुक जाए, कहीं फिर से मंजरी आ गई तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, आर्यन ने मीरा के सीने को किस करते हुए कहा। आर्यन मीरा की अपर इनरवियर के ऊपर ही अपनी वेट टंग घुमा रहा था, जिसे मीरा की कमर हल्की हल्की ऊपर उठ रही थी। मीरा ने अपने एक हाथ से आर्यन के कुर्ते को कसकर पकड़ा था और दूसरा हाथ आर्यन के बालों में फंसाकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मीरा खुद को कंट्रोल कर रही थी कि उसकी आवाज मंजरी तक ना पहुंचे, पर आर्यन की हरकतों की वजह से वो खुद को मौन करने से रोक नहीं पा रही थी, जिसे मीरा अपने निचले होठ को अपने दांतों तले दबाए जा रही थी। तभी आर्यन ने अपना हाथ पीछे ले जाकर मीरा के ब्लाउज और इनरवियर को निकलकर जमीन पर फेंक दिया। अब मीरा आर्यन के सामने अपर क्लॉथ्स के बिना थी, जिसे मीरा को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, पर आर्यन अपनी दिजाया भरी नजरों से मीरा को देखे जा रहा था। आर्यन की नजर मीरा के लिप्स से होते हुए उसके सीने पर जाकर रुकी और बिना एक पल गवाए आर्यन ने अपने दोनों हाथों से मीरा के सीने को पकड़ा और उसे अपने हाथों से मसलने लगा। आर्यन के ऐसा करते ही मीरा की दर्द भरी आह निकल गई, पर जल्दी से मीरा ने अपना एक हाथ मुंह पर रख लिया, जिसे उसकी आवाज गले में ही रह गई। तभी आर्यन ने उसके सीने से अपने हाथ हटाए और अपना कुर्ता निकलने लगा। फिर आर्यन ने अपना कुर्ता जमीन पर फेंका और मीरा के ऊपर आकर उसे एक सीने को अपने मुंह में भरकर सक करने लगा और अपने दूसरे हाथ को नीचे ले जाकर मीरा की कमर से होते हुए उसके पेट को सहला रहा था। अब मीरा भी आर्यन में खोकर मौन करने लगी थी, जिसे आर्यन और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था और मीरा के सीने पर बाइट करने लगा। कुछ ही देर में आर्यन ने मीरा का दोनों सीने को अपने दिए हुए बाइट मार्क्स भर दिया था। अब आर्यन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़कर अपनी वेट टंग मीरा की नेवल पर घुमा रहा था। आर्यन कभी मीरा की नेवल को लीक करता तो कभी उसके आसपास अपनी वेट टंग घुमाकर बीते करने लगता। थोड़ी देर बाद आर्यन वेट किस करते हुए ऊपर की तरफ आया और मीरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी शिद्दत के साथ फ्रेंच किस कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। मीरा काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जिसे आर्यन मीरा के बाजू में लेट गया और मीरा की कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया। फिर मीरा ने बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ। आर्यन के इतना बोलते ही मीरा थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली गई, पर आर्यन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आरोही सुकून से एक छोटे से बेड पर सो रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक इंसान अंदर आके सीधा आरोही की तरफ बढ़ गया। आरोही के पास पहुंचते ही उस इंसान सोते हुए आरोही को देखा और खुद से कहा, आज तक तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। जब पहली बार तुम्हें देखा तब ऐसा लगा कि तुम सिर्फ हमारे लिए ही बनी हो। तुम्हारे जैसी अप्सरा तो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए हम हर हाल में तुम्हें हासिल करके रहेंगे, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना बोल के वो इंसान आरोही के करीब आया और आरोही के दुपट्टे को निकालने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर उसका हाथ आरोही के दुपट्टे तक पहुंचता उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही वो इंसान गुस्से से पीछे मुड़ा कि अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तो कौन आया है आरोही के कमरे में? क्या होगा एक आगे? क्या बचा पाएगा आर्यन मीरा को? आरोही के खाने में नींद की गोलियां, रूहान का गुस्सा। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तभी आर्यन ने उसके सीने से अपने हाथ हटाए और अपना कुर्ता निकलने लगा। फिर आर्यन ने अपना कुर्ता जमीन पर फेंका और मीरा के ऊपर आकर उसे एक सीने को अपने मुंह में भरकर सक करने लगा और अपने दूसरे हाथ को नीचे ले जाकर मीरा की कमर से होते हुए उसके पेट को सहला रहा था। अब मीरा भी आर्यन में खोकर मौन करने लगी थी, जिसे आर्यन और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था और मीरा के सीने पर बाइट करने लगा। कुछ ही देर में आर्यन ने मीरा का दोनों सीने को अपने दिए हुए बाइट मार्क्स भर दिया था। अब आर्यन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़कर अपनी वेट टंग मीरा की नेवल पर घुमा रहा था। आर्यन कभी मीरा की नेवल को लीक करता तो कभी उसके आसपास अपनी वेट टंग घुमाकर बीते करने लगता। थोड़ी देर बाद आर्यन वेट किस करते हुए ऊपर की तरफ आया और मीरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी शिद्दत के साथ फ्रेंच किस कर रहे थे।
करीब 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। मीरा काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी, जिसे आर्यन मीरा के बाजू में लेट गया और मीरा की कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने ऊपर लेटा लिया। फिर मीरा ने बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ। आर्यन के इतना बोलते ही मीरा थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चली गई, पर आर्यन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आरोही सुकून से एक छोटे से बेड पर सो रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक इंसान अंदर आके सीधा आरोही की तरफ बढ़ गया। आरोही के पास पहुंचते ही उस इंसान सोते हुए आरोही को देखा और खुद से कहा, आज तक तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। जब पहली बार तुम्हें देखा तब ऐसा लगा कि तुम सिर्फ हमारे लिए ही बनी हो। तुम्हारे जैसी अप्सरा तो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए हम हर हाल में तुम्हें हासिल करके रहेंगे, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना बोल के वो इंसान आरोही के करीब आया और आरोही के दुपट्टे को निकालने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर उसका हाथ आरोही के दुपट्टे तक पहुंचता उसे पहले ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही वो इंसान गुस्से से पीछे मुड़ा कि अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब आगे, क्योंकि सामने वाला शख्स कोई और नहीं पर राघव था, उसने धर्मवीर के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्या आप मेनू बता सकते हैं कि तुसी इथे क्या करियासी? दिखने में तो ये आपका कमरा नहीं लग रहा। हाँ, वो मैं कमरा भूल गया था, वो अंधेरे में पता ही नहीं चला, धर्मवीर ने राघव से कहा। कमाल है जी, आप ही का घर है और आप अपना ही कमरा भूल गए, ये तो गलत बात है जी, राघव ने धर्मवीर से कहा। फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी राघव ने बीच में कहा, कोई गल ना जी, चलो मैं कमरा ढूंढने में आपकी हेल्प कर दूं, आओ। इतना बोल के राघव धर्मवीर को लगभग खींचते हुए बाहर ले जाता है। उसके जाते ही वही दीवार के पीछे छुपे रूहान की अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आज अगर राघव बीच में नहीं आता तो तू तेरे पैरों से बाहर नहीं जा रहा होता, बल्कि तुम्हारी अर्थी उठ रही होती इस वक्त। फिर रूहान गुस्से से आरोही के कमरे में गया, पर सुकून से सोती हुई आरोही को देखकर रूहान उसके पास आया और आरोही की साइड वाली खाली जगह पर बैठकर आरोही के चेहरे पर आ रही लेटों को अपनी ठंडी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और उसके होठों पर झुकने लगा। कुछ ही पल में रूहान के होठ आरोही के होठों के पास थे, दोनों के बीच सिर्फ हवा की लहरें जा सकने उतनी ही फासला था। रूहान गौर से आरोही का खूबसूरत चेहरा निहारे जा रहा था, जो खिड़की में से आती हुई चांद की रोशनी में उसका चेहरा निखर रहा था। तभी रूहान ने अपने सख्त होठ आरोही के होठों पर रख दिए और उसे धीरे धीरे शक करने लगा, पर आरोही के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी गहरी नींद में थी या फिर बेहोश। आरोही के मौव ना करने पर रूहान को भी थोड़ा अजीब लगा, जिसे रूहान ने अपना सर उठाकर आरोही को देखा, पर जैसे ही आरोही को जागने वाला था तभी रूहान को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रूहान तुरंत अपनी जगह से उठा और वहीं कमरे में रखे एक कबाड़ के पीछे छुप गया। तभी एक इंसान अंदर आया और आरोही के पास जाकर कहा, सॉरी बेबी, आज किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, वरना आज की रात हसीन होती। अगर मुझे पता होता कि आज रात में तुम्हें नहीं छू पाऊंगा तो मैं तुम्हारे खाने में नशे की गोलियां नहीं मिलवाता, पर कोई नहीं, मीरा से शादी करने से पहले एक बार मैं तुम्हारे साथ जरूर रात गुजारूंगा। इतना बोल के वो इंसान वहां से चला जाता है। जो इंसान कोई और नहीं बल्कि करणवीर था। वहीं रूहान गुस्से कांप रहा था। करणवीर के बाहर जाते ही रूहान आरोही के पास आया और आरोही को देखकर कहा, कल ही तुम दिल्ली वापस जाओगी बीवी, क्योंकि कोई तुम्हें आंख उठाकर भी देखे ये भी मुझे मंजूर नहीं। फिर ये दोनों भाई तो हवस के पुजारी बन बैठे हैं तुम्हारे लिए, बस एक बार मेरा काम हो जाए फिर इन दोनों को इस दुनिया से मुक्त करूंगा, वो भी पूरे राजस्थान के सामने। ये कहते हुए रूहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसे समझना किसी के बस में ना था। फिर रूहान ने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास आकर आरोही के फहद पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर के सो गया। अगली सुबह 5 बजे आर्यन की नींद खुली और उसकी नजर मीरा पर गई, जो अभी भी चैन से आर्यन की बाहों में सो रही थी। मीरा को एक नजर देखकर ना चाहते हुए भी आर्यन ने मीरा को छोड़ा और अपनी जगह से उठकर जमीन पर पड़े अपने और मीरा के कपड़ों को उठाया। फिर अपना कुर्ता पहनकर मीरा को उसके कपड़े पहनाने लगा। कुछ देर बाद आर्यन ने मीरा के सिर पर एक सॉफ्ट किस करी, फिर उसके होठों को अपने होठों से छूकर वहां से निकल गया। कमरे में आते ही आर्यन ने देखा कि रूहान और आरोही भी एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं। ये देखकर आर्यन ने अपने मन में कहा, रूहान को मैं बचपन से जानता हूं, पर इतना शांत कभी नहीं देखा जितना वो आरोही के साथ रहता है। उसका जुनून, पागलपन, सनक, जिद, चाहे कोई भी हो पर सुकून बस तुम ही हो आरोही। मैं बस यही चाहूंगा कि तुम कभी भी रूहान से दूर ना हो, वरना ना जाने वो दीवानगी और अपने जुनून की कौन सी हद पार करेगा। इतना बोल के फिर आर्यन ने दरवाजा नॉक किया, जिससे रूहान की नींद खुल गई और आरोही की भी नींद खुलने लगी थी। दोनों ने साथ में आर्यन की तरफ देखा। तभी आरोही अपनी जगह से खड़ी हुई और खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? रात को तो उस कमरे में सोई थी मैं, फिर यहाँ कैसे? बीवी मेरे होते हुए तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अकेले सोने दूंगा? हम रूहान ने आर्यन के सामने ही आरोही को पीछे से हक करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, ये हमारा पैलेस नहीं है। आरोही ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, आ जाने दो, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे मेरी बीवी को हाथ लगाने से। रूहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे मेरे बाप, एक बार दिल्ली पहुंच जाए फिर तुम्हें जितने दिन अपने रूम में रहना हो रह लेना आरोही के साथ, वरना मैं तुम्हें हनीमून की टिकट करवा के दूंगा, पर अभी के लिए जैसा प्लान किया है वैसा कर लो। आर्यन अंदर आते हुए कहा। आर्यन के मुंह से हनीमून की बात सुन के आरोही का चेहरा लाल हो गया और खुद ही अपनी जगह से उठकर जल्दी से बाहर निकल गई।
आरोही के जाते हुए रूहान का चेहरा डार्क हो गया, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ? करणवीर वही इंसान है जिसे हम पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे थे, और शायद वो इंसान भी यही है जिसने 3 साल पहले आरोही को मेरे खिलाफ किया था। हमें कैसे भी करके आरोही और मीरा को यहाँ से दिल्ली भेजना होगा, क्योंकि 3 साल पहले आरोही ने मेरे बारे जो जाना वो सिर्फ आधा सच था और पूरा सच मैं उसके सामने नहीं ला सकता। रूहान ने अपनी जगह से खड़े होकर खिड़की से बाहर देखकर कहा। मतलब मीरा और आरोही? पर ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने चौंकते हुए कहा। वो तो अब उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। रूहान ने खिड़की में से नीचे खड़ी दादी ठाकुर की तरफ देखकर कहा, जो एक औरत से बात कर रही थी। तो कौन है आरोही और मीरा? क्या राज है 3 साल पहले का, जिसे रूहान आरोही से छुपना चाहता है? क्या होगा जब वो राज आएगा आरोही के सामने? आरोही के साथ जबरदस्ती? प्लीज जाने दो मुझे। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। इतना बोल के फिर आर्यन ने दरवाजा नॉक किया, जिससे रूहान की नींद खुल गई और आरोही की भी नींद खुलने लगी थी। दोनों ने साथ में आर्यन की तरफ देखा। तभी आरोही अपनी जगह से खड़ी हुई और खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? रात को तो उस कमरे में सोई थी मैं, फिर यहाँ कैसे? बीवी मेरे होते हुए तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अकेले सोने दूंगा? हम रूहान ने आर्यन के सामने ही आरोही को पीछे से हक करते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, ये हमारा पैलेस नहीं है। आरोही ने अपनी नजरें झुकाकर कहा। आ जाने दो, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे मेरी बीवी को हाथ लगाने से। रूहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। अरे मेरे बाप, एक बार दिल्ली पहुंच जाए फिर तुम्हें जितने दिन अपने रूम में रहना हो रह लेना आरोही के साथ, वरना मैं तुम्हें हनीमून की टिकट करवा के दूंगा। पर अभी के लिए जैसा प्लान किया है वैसा कर लो, आर्यन अंदर आते हुए कहा। आर्यन के मुंह से हनीमून की बात सुन के आरोही का चेहरा लाल हो गया और खुद ही अपनी जगह से उठकर जल्दी से बाहर निकल गई। आरोही के जाते हुए रूहान का चेहरा डार्क हो गया, जिसे देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ? करणवीर वही इंसान है जिसे हम पिछले 3 सालों से ढूंढ रहे थे, और शायद वो इंसान भी यही है जिसने 3 साल पहले आरोही को मेरे खिलाफ किया था। हमें कैसे भी करके आरोही और मीरा को यहाँ से दिल्ली भेजना होगा, क्योंकि 3 साल पहले आरोही ने मेरे बारे जो जाना वो सिर्फ आधा सच था और पूरा सच मैं उसके सामने नहीं ला सकता। रूहान ने अपनी जगह से खड़े होकर खिड़की से बाहर देखकर कहा। मतलब मीरा और आरोही? पर ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने चौंकते हुए कहा। वो तो अब उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। रूहान ने खिड़की में से नीचे खड़ी दादी ठाकुर की तरफ देखकर कहा, जो एक औरत से बात कर रही थी। अब आगे? इतना बोल के रूहान आर्यन की तरफ मुड़ा और कहा, तू बस मीरा को यहाँ से निकालने के बारे में सोच, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। फिर रूहान वहां से जाने लगा। तभी आर्यन ने कहा, क्या हुआ है तुझे? क्योंकि तेरी खामोशी तेरे अंदर का तूफान बयां कर रही थी। आर्यन की बात सुन के रूहान के चलते कदम रुक गए और बिना आर्यन की तरफ मुड़े कहा, तूफान नहीं, ज्वालामुखी है मेरे अंदर, जो सब कुछ जलाकर राख कर देने का जुनून रखती है। इतना बोल के रूहान बाथरूम में चल गया। तभी राघव, जो दरवाजे से टेक लगाए रूहान की बात सुन रहा था, फिर रूहान के जाते ही राघव आर्यन के पास आया और कहा, भाई का बस चले तो अभी के अभी इस हवेली को ही जला दे, क्योंकि कल रात मैंने उस धर्मवीर को भाभी के कमरे में जाता हुए देखा। उसके पीछे भाई भी थे, जो पूरी तैयारी के साथ धर्मवीर को मारने के मूड में थे। ये देखकर मैं जल्दी से भाई के पास आया और भाई को रोक लिया, वरना अभी धर्मवीर की अर्थी उठ रही होती। क्या अब हमें धर्मवीर पर नजर रखनी होगी? आर्यन ने कहा। थोड़ी देर बाद रूहान और आर्यन एक साथ नीचे आए। दोनों को देखकर करणवीर, जो वही हॉल में बैठकर कुछ काम कर रहा था, उसने कहा, ओ पाजी, ये तो बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है? तभी आर्यन ने कहा, ओ जी, मेरा नाम पलविंदर और इनका सतविंदर। वाह, दोनों के नाम भी एक जैसे है, करणवीर ने कहा। फिर रूहान के पास आकर कहा, तुम भी कुछ बोलते हो या पूरा दिन गुस्से और अकड़ने में ही निकल जाता है? मुझे लोगों के साथ काम से काम रखना पसंद है, लोगों की चुगली करना नहीं, रूहान ने करणवीर को जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चलो फिर आज थोड़ा काम भी कर लिया जाए। यही पास में ही मेरी फैक्ट्री है, वहाँ एक काम से जा रहा था मैं, तो तुम दोनों भी चलो, इस बहाने तुम दोनों राजस्थान घूम भी लेना, करणवीर ने कहा। फिर वो तीनों वहां से जाने लगे। तभी रूहान और करणवीर की नजर सीडीओ से नीचे आती हुई आरोही के ऊपर गई। आरोही ने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर का घाघरा चोली पहना था और अपने माथे पर घूंघट डाला हुआ था। आरोही नीचे आकर सीधा रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इस बीच आरोही ने एक बार भी रूहान की तरफ नहीं देखा था। आरोही का ऐसे इग्नोर करना रूहान के अंदर जल रही आग को हवा देने का काम कर रहा था। वही करणवीर अभी भी आरोही को जाता हुए देख रहा था, जिसे देखकर रूहान ने करणवीर के कंधे पर जोर से एक लात मारी और अपने दांत पिसकर कहा, काम पर चलते हैं वरना देर हो जाएगी। रूहान ने इतनी जोर से लात मारी थी कि करणवीर को खांसी आने लगी। फिर एक नजर रूहान को देखा और वहां से चला गया। उन तीनों के जाते ही धर्मवीर, जो वही एक पिलर के पीछे था, उसने खुद से कहा, अब मुझे कैसे भी करके पंखुड़ी को पास वाली पुरानी हवेली पर बुलाना होगा, फिर होगी मेरी और आरोही की सुहाग रात। उसके इतना बोलते ही सामने से एक नौकर आया और उसे देखकर धर्मवीर ने उसे रोकते हुए कहा, वो छोरी है ना पंखुड़ी, वो अभी रसोई घर में है, तो वहां जा और उसको बोल कि दादी ठाकुर उसे पास वाली पुरानी हवेली में बुला रही है। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकलकर नौकर के हाथ में देते हुए आगे कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक उस हवेली के आसपास भी किसी को मत आने देना, समझा, चाहे कितनी भी चिल्लाने की या रोने की आवाजें आए।
जो हुक्म छोटे मालिक मैं समझ गया, उस नौकर ने कहा, फिर सीधा रसोई घर में चल गया। उसके जाते ही धर्मवीर के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई, फिर अपनी गर्दन पर हाथ रब करते हुए खुद से कहा, अब और इंतजार नहीं होता बेबी, जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे खुश करो, आज कोई नहीं आएगा हमारे बीच, सिर्फ तुम, मैं और हा 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 तुम्हारी दर्द भरी चीखे। इतना बोल के धर्मवीर पुरानी हवेली की तरफ बढ़ गया। वहीं आरोही भी उस नौकर की बात सुन के पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे दूर से आती हुई दादी ठाकुर की आवाज सुनाई दी। पर्दे से ही वो पीछे मुड़ने वाली थी, तभी वो नौकर आया और आरोही से कहा, ए छोरी, अभी तक तुम गई नहीं, तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि बड़ी ठाकुर को किसी की राह देखना पसंद नहीं, तो अब जल्दी जाओ। आरोही बस अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गई। कुछ देर बाद आरोही हवेली में पहुंची और अंदर जाके कहा, दादी ठाकुर, दादी ठाकुर, क्या आपने मुझे बुलाया? दादी ठाकुर, क्या आप यहाँ है? आरोही ने चिल्लाकर कहा। कुछ जवाब ना आने पर आरोही हर जगह अपनी नजर घुमाकर ढूंढने लगी। सब जगह देखने के बाद आरोही वापस जाने लगी। तभी धर्मवीर ने पीछे से आरोही को पकड़ा, जिसे महसूस करके आरोही के अंदर डर की लहर दौड़ गई और खुद को छुड़वाते हुए कहा, कौन कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। आरोही के इतना बोलते ही वो नौकर आया और हवेली का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। ये देखकर आरोही और ज्यादा घबरा गई। फिर आरोही ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और धर्मवीर से दूर हो गई। आरोही ने पीछे मुड़कर धर्मवीर को देखा और खींचकर एक थप्पड़ धर्मवीर से मुंह पर दे मारा, जिसे उसका चेहरा एक तरफ गया और आंखें गुस्से से लाल हो गई। धर्मवीर अपनी जगह पर जम गया था। वही आरोही वहां से जाने लगी, पर वो अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले धर्मवीर ने पीछे से आरोही के बालों को कसकर पकड़ा, जिससे आरोही की चीख निकल गई। फिर धर्मवीर ने आरोही को अपनी तरफ घुमाकर कहा, आज तक पूरे राजस्थान में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी तरफ सर उठाकर बात भी करे, और तू कल की आई हुई मुझ पर हाथ उठा दिया। ये क्या कर रहे हैं तुम, छोड़ो मुझे जानने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आरोही ने गुस्से से कहा। अच्छा नहीं छोड़ूंगा, बोल क्या करेगी तू, धर्मवीर ने आरोही के बालों पर अभी पकड़ कसते हुए कहा। क्यों खुद के लिए मौत को न्योता दे रहे हो, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, फिर क्यों मरना चाहते हो, अभी भी वक्त है, मुझे जानने दो यहाँ से, आरोही ने अपने हाथ पीछे ले जाकर खुद को छुड़ाते हुए कहा। अबे चुप, क्या कब से लगा रखा है, जाने दो, छोड़ दो, आज तू मेरे साथ सुहागरात बनाए बिना कहीं नहीं जाएगी, समझी, धर्मवीर ने कहा। फिर आरोही के बालों पकड़कर ही उसे एक कमरे में ले जाने लगा। ये देखकर आरोही का दिल धक सा रह गया और वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी धर्मवीर आरोही को लेकर एक कमरे में आया, जो पूरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। धर्मवीर ने एक पल की देरी किए बगैर आरोही को मुंह के बल वहां रखे किंग साइज बेड पर फेंका, जिसे आरोही की चीख निकल गई और उसके साथ ही अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आरोही धर्मवीर की तरफ मुड़ी। आरोही को रोता हुआ देखकर धर्मवीर ने कहा, जितना रोना है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही मेरे सिवा तुम्हारी ये मीठी मीठी चीखें कोई नहीं सुनेगा। इतना बोल के धर्मवीर ने अपना कुर्ता निकाला और जमीन पर फेंक दिया। फिर आरोही की तरफ बढ़ने लगा। धर्मवीर को अपने पास आता देख आरोही पीछे खिसकने लगी और रोते हुए कहा, देखो अभी भी समझा रही हूँ, मेरे पास मत आओ वरना बहुत पछताओगे। तुम्हारे जैसी हसीना सामने हो और मैं ऐसे ही जाने दूं ना बेबी ना, पर तुम्हें पता है अगर मैंने कुछ किए बिना ही तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो मुझे बहुत पछतावा होगा, तो अब अच्छी लड़की की तरह सीधे सीधे मेरे पास आ जाओ और आज रात मुझे अच्छे से खुश करो, धर्मवीर ने कहा। जैसे ही धर्मवीर आरोही के पास पहुंचा तभी आरोही ने पूरी हिम्मत लगाकर उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागने लगी, पर धर्मवीर ने जल्दी से पीछे से आरोही का दुपट्टा पकड़ा और एक झटके में दुपट्टे को खींचकर आरोही से दूर कर दिया। ऐसा होते ही आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो डर से कांपने लगी। फिर भी आरोही गिरते पड़ते दरवाजे तक पहुंची और अपने दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहा, खोलो दरवाजा, कोई है प्लीज हेल्प, खोलो दरवाजा। आरोही लगातार रोते और चिल्लाते हुए दरवाजा पीट रही थी। आरोही को ऐसी हालत में देखकर धर्मवीर अपने हाथ में आरोही का दुपट्टा लपेटते हुए कमरे बाहर आया और जोर जोर से हंसते हुए आरोही की तरफ देखकर कहा, अब कहाँ भागोगी, जाने मन कहा था ना कि आज तुम्हारे साथ सुहागरात मनाए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। अब चलो, देर हो रही है हमें, आखिर तुम्हें हर तरह से देखकर तुम्हारे कपड़े उतार कर प्यार करूंगा तो देर तो लगेगी है ना। धर्मवीर ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, पर आरोही अभी भी दरवाजा पीट रही थी। ये देखकर अब धर्मवीर को गुस्सा आने लगा, जिसे वो जल्दी से आरोही के साथ गया और आरोही की कलाई पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। आरोही चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो मुझे, ये तुम सही नहीं कर रहे, जाने दो, कोई है प्लीज हेल्प। आरोही की बातों सुने बिना ही धर्मवीर आरोही को लेकर कमरे में आया और आरोही को बेड पर फेंक दिया। फिर उसके ऊपर आके आरोही के दोनों हाथों को बेड से बांध दिया, जिसे आरोही अपना चेहरा इधर उधर करके खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू किसी झरने की तरह बहे जा रहे थे। फिर धर्मवीर आरोही के करीब आया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। ये देखकर आरोही ने अपने मन में कहा, रूहान कहाँ हो आप, प्लीज आ जाएं अपनी जान को बचाने, प्लीज रूहान। इतना बोल के आरोही की आंखें बंद हो गई, क्योंकि धर्मवीर ने आरोही की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसे पल भर में ही आरोही बेहोश हो गई।
आरोही के बेहोश होते ही धर्मवीर ने आरोही की तरफ देखा और कहा, मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से मेरे पास नहीं आओगी और ना ही मुझे आने दोगी, पर आज की रात कैसे भी करके मुझे तुम्हें हासिल करना है। फिर भाई के ब्याह के साथ साथ हमारा ब्याह भी उसी दिन होगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि आज रात मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूंगा। तो क्या होगा अब आरोही के साथ? क्या बचा पाएगा रूहान आरोही को? क्या फिर खो देगा आरोही को हमेशा हमेशा के लिए? एक खुलासा, रूहान की सच्चाई, आरोही से दूर रहना। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। आरोही को ऐसी हालत में देखकर धर्मवीर अपने हाथ में आरोही का दुपट्टा लपेटते हुए कमरे बाहर आया और जोर जोर से हंसते हुए आरोही की तरफ देखकर कहा, अब कहाँ भागोगी जाने मन, कहा था ना कि आज तुम्हारे साथ सुहागरात मनाए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। अब चलो, देर हो रही है हमें, आखिर तुम्हें हर तरह से देखकर तुम्हारे कपड़े उतार कर प्यार करूंगा तो देर तो लगेगी है ना। धर्मवीर ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, पर आरोही अभी भी दरवाजा पीट रही थी। ये देखकर अब धर्मवीर को गुस्सा आने लगा, जिसे वो जल्दी से आरोही के साथ गया और आरोही की कलाई पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। आरोही चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो मुझे, ये तुम सही नहीं कर रहे, जाने दो, कोई है प्लीज हेल्प। आरोही की बातों सुने बिना ही धर्मवीर आरोही को लेकर कमरे में आया और आरोही को बेड पर फेंक दिया। फिर उसके ऊपर आके आरोही के दोनों हाथों को बेड से बांध दिया, जिसे आरोही अपना चेहरा इधर उधर करके खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू किसी झरने की तरह बहे जा रहे थे। फिर धर्मवीर आरोही के करीब आया और उसके चेहरे पर झुकने लगा। ये देखकर आरोही ने अपने मन में कहा, रूहान कहाँ हो आप, प्लीज आ जाएं अपनी जान को बचाने, प्लीज रूहान। इतना बोल के आरोही की आंखें बंद हो गई, क्योंकि धर्मवीर ने आरोही की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसे पल भर में ही आरोही बेहोश हो गई। आरोही के बेहोश होते ही धर्मवीर ने आरोही की तरफ देखा और कहा, मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से मेरे पास नहीं आओगी और ना ही मुझे आने दोगी, पर आज की रात कैसे भी करके मुझे तुम्हें हासिल करना है। फिर भाई के ब्याह के साथ साथ हमारा ब्याह भी उसी दिन होगा और तुम मना भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि आज रात मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूंगा। अब आगे। इतना बोल के धर्मवीर आरोही के होठों पर झुकने लगा, पर जैसे ही आरोही के होठों को अपने होंठ से टच करने वाला था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का दरवाजा खुला, जिसे सुन के धर्मवीर ने खुद से कहा, इस मनु को पहले ही बोला था कि किसी को भी अंदर मत आने देना, पर एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। फिर धर्मवीर ने चिल्ला कर कहा, कौन है बे? उद्धरण चिन्ह। उसके इतना बोलते ही कमरे के बाहर से एक रौबदार आवाज गूंजी, तेरा बाप। फिर धर्मवीर अपनी जगह से उठकर गुस्से से बाहर निकला और जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर गई कि उसने कहा, ओए सरदार, तू यहाँ क्या कर रहा, चल निकल यहाँ से, और हाँ एक बात याद रख, जब तक यहाँ है तब तक अपने काम से काम रखा कर, समझा। वहीं दरवाजे पर खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि रूहान था। उसने अंदर आके दरवाजा बंद किया और धर्मवीर की तरफ बढ़कर कहा, वहीं कर रहा हूँ। सुन वही वही, रुक रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। रूहान को अपनी तरफ आता देख धर्मवीर ने कहा। रूहान सीधा उस कमरे में गया जहां आरोही गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर धर्मवीर ने पीछे से रूहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे रोकते हुए कहा, वो मेरी है। धर्मवीर का इतना बोलना रूहान के अंदर की ज्वालामुखी को बाहर निकालने के लिए काफी था। रूहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसी और धर्मवीर की तरफ मुड़ के एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। रूहान के एक ही पंच से धर्मवीर मुंह के बल जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से 2-3 दांत गिर के बाहर निकल आए, पर रूहान यही नहीं रुका। धर्मवीर जैसे खुद को संभालते हुए उठने वाला था, तभी रूहान ने वही टेबल पर रखा एक फ्लावर वास उठाया और पीछे से ही धर्मवीर के सर पर दे मारा, जिसे धर्मवीर के माथे से खून आने लगा और पल भर में ही वो वही बेहोश हो गया। रूहान ने एक नजर धर्मवीर को देखा, फिर आरोही की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही रूहान ने आरोही के हाथों को खोला और उसका दुपट्टा पहनाकर अपनी बाहों में उठाया, फिर सबकी नजर से बचते हुए हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद रूहान आरोही को अपने रूम में लेके आया और संभालकर आरोही को बेड पर लेटा दिया। फिर अपना फोन निकालकर सेरा को कॉल करके कहा, धर्मवीर को ब्लड हेल पैलेस में ले जाओ और मेरे वहां आने तक जितना हो सके उतना टॉर्चर करो, पर इतना ध्यान रखना कि वो मारना नहीं चाहिए। तभी सामने से सेरा ने रूहान को जवाब लेते हुए कहा, ओह बॉस। सेरा का जवाब मिलते ही रूहान ने कॉल कट किया और गुस्से से अपना फोन सामने की दीवार पर दे मारा, फिर अपने बाल नोचकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते हुए कहा, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मेरे होते हुए मेरी जान, मेरी चेरी को हाथ लगाया उस आदमी ने, बहुत गलत किया, अब उसकी सजा उसके पूरे खानदान को मिलेगी, मेरी बीवी को छूने की सजा अब पूरा राजस्थान देखेगा। रूहान राजावत का कहर। हा 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 हा। इतना बोल के रूहान किसी संकी की तरह जोर जोर से हंसने लगा। रूहान की हंसी इतनी भयानक थी कि को उसकी गूंज भी सुन ले तो उसकी रूह कांप उठे। फिर रूहान ने एक नजर आरोही को देखा और उसके होठों पर लाइट किस करके अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रूहान, आर्यन और राघव की कार एक छोटे से घर के बाहर रुकी, तभी आर्यन ने अपने कान पर लगे ब्लूटूथ को 2 बार अपनी उंगली से टैप किया और कहा, यही लोकेशन है। जी सर, यही घर है, दूसरी तरफ से सेरा ने कहा। फिर तीनों कार से बाहर आए, तभी राघव ने आर्यन के कांधे पर अपनी कोनी टिकाते हुए कहा, फाइनली आज उस चिपकू करणवीर से पीछा छूटा। वैसे आप दोनों को मुझे सलाम करना चाहिए, अगर मैंने उसके कुर्ते पर जूस नहीं गिराया होता तो वो इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देता।
तभी रूहान ने राघव की तरफ देखकर कहा, अब हो गया तेरा तो वो काम कर ले जिसके लिए आया है। रूहान के ऐसा बोलते ही राघव का मुंह बन गया। फिर तीनों ने अपनी अपनी गन निकाली और उस छोटे से घर के अंदर जाने लगे। आर्यन ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला और तीनों अंदर जाने लगे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तभी अचानक से किसी की आवाज गूंजी, आओ बादशाह आओ। मैं ये तो जनता था कि तुम आओगे, पर ये नहीं जनता था कि इतनी जल्दी आओगे। फिर एक आदमी सीढ़ियों से नीचे आने लगा और उसके आते ही हॉल की सारी लाइट्स ऑन हुई। ये आवाज सुनते ही तीनों ने अपनी अपनी गन पीछे अपनी कमर पर टाकी और सीढ़ी की तरफ देखने लगे। उस आदमी को देखकर रूहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस दी और अपने दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आरोही को मेरे खिलाफ भड़काने की। हा 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 हा, बहुत कमजोर है तुम्हारा प्यार। जो मेरे आधे अधूरे सच पर भी तुम्हारी बीवी ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया था, वो भी उस दिन जब तुम दोनों की शादी होने वाली थी। उस आदमी ने नीचे आकर रूहान के सामने खड़े रहकर कहा, ये मत भूलो कि अभी तुम जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना कब का वो शेखावत तुम्हें टपका चुका होता। रूहान ने कहा, हाँ पर अब क्या कर सकते हैं, अभी तो वो शेखावत ही टपक चुका है, वो भी तुम्हारे हाथों से। उस आदमी ने हॉल में रखे सोफे पर बैठते हुए कहा, ओ तो तुम्हें भी खबर मिल गई। हम, रूहान ने उसके सामने वाले सोफे पर बैठे कर कहा। उसके साथ ही राघव और आर्यन भी उसके पास आके बैठ गए। हम चाहे जहां भी रहे पर खबर हर जगह की रखते हैं। वैसे भी भूलो मत, अभी तुम जिस दुनिया के बादशाह हो ना, एक दिन वो दुनिया भी हमारी थी और वहां के लोग भी, बस उम्र ने धोखा दे दिया, वरना आज तुम्हारी खुर्शी भी हमारी होती। उस आदमी ने कहा। रूहान ने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे कहा, आरोही को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अभी तो आधा सच ही बताया है, उतने में ही तुम्हारा रिश्ता तबाह हो गया। तो सोचो तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि अपनी माँ के जिस कातिलों को वो बचपन से ढूंढ रही है, उसका पति उसी आदमियों की टीम के साथ मिलकर काम करता है। और उसे भी ज्यादा तब बुरा लगा बेचारी को। अब उसे उसके और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चलेगा कि वो दोनों। वो आदमी इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले रूहान गुस्से से अपनी जगह से उठा और अपनी गन निकालकर जैसे ही शूट करने वाला था, तभी आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रूहान, हम इसे नहीं मार सकते, तो इतनी बड़ी गलती मत करो, बस सही वक्त आने दो, फिर एक एक को देख लेंगे। पर रूहान का गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका था, जिसे उसने आर्यन को खुद से दूर किया और उस आदमी के सर पर अपनी गन रखकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो आरोही से दूर रहना, वरना मैं किसी भी जगह या वक्त को नहीं देखूंगा, जहां मिला वही ठोक दूंगा, समझा। हा हा हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बादशाह, कुछ भी नहीं। हा हा हा। उस आदमी ने रूहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जो करने की हिम्मत आज तक किसी भी इंसान की नहीं हुई, क्योंकि रूहान की आंखों में हमेशा ही एक अलग सी आग, जुनून और एक अजीब सा खालीपन रहता है, जिसे कोई भी रूहान की आंखों में ज्यादा नहीं देख पाता। पर यह आदमी रूहान की आंखों में देखकर उसे बात कर रहा था, जिसे ये कहा जा सकता था कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रूहान की तरह ही एक आग है, या फिर उससे भी ज्यादा। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। तो कौन है ये आदमी जिसको रूहान भी कुछ नहीं कर सकता? क्या है मीरा और आरोही का रिश्ता? क्या कभी जान पाएगी आरोही रूहान की सच्चाई? मुझे तुम्हारे साथ सोना है, वो भी बिना कपड़ों के। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। ओ तो तुम्हें भी खबर मिल गई। हम, रूहान ने उसके सामने वाले सोफे पर बैठे कर कहा। उसके साथ ही राघव और आर्यन भी उसके पास आके बैठ गए। हम चाहे जहां भी रहे पर खबर हर जगह की रखते हैं। वैसे भी भूलो मत, अभी तुम जिस दुनिया के बादशाह हो ना, एक दिन वो दुनिया भी हमारी थी और वहां के लोग भी, बस उम्र ने धोखा दे दिया, वरना आज तुम्हारी खुर्शी भी हमारी होती। उस आदमी ने कहा। रूहान ने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे कहा, आरोही को बीच में नहीं लाना चाहिए था। अभी तो आधा सच ही बताया है, उतने में ही तुम्हारा रिश्ता तबाह हो गया। तो सोचो तब क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि अपनी माँ के जिस कातिलों को वो बचपन से ढूंढ रही है, उसका पति उसी आदमियों की टीम के साथ मिलकर काम करता है। और उसे भी ज्यादा तब बुरा लगा बेचारी को। अब उसे उसके और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चलेगा कि वो दोनों। वो आदमी इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले रूहान गुस्से से अपनी जगह से उठा और अपनी गन निकालकर जैसे ही शूट करने वाला था, तभी आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रूहान, हम इसे नहीं मार सकते, तो इतनी बड़ी गलती मत करो, बस सही वक्त आने दो, फिर एक एक को देख लेंगे। पर रूहान का गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका था, जिसे उसने आर्यन को खुद से दूर किया और उस आदमी के सर पर अपनी गन रखकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो आरोही से दूर रहना, वरना मैं किसी भी जगह या वक्त को नहीं देखूंगा, जहां मिला वही ठोक दूंगा, समझा। हा हा हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बादशाह, कुछ भी नहीं। हा हा हा। उस आदमी ने रूहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जो करने की हिम्मत आज तक किसी भी इंसान की नहीं हुई, क्योंकि रूहान की आंखों में हमेशा ही एक अलग सी आग, जुनून और एक अजीब सा खालीपन रहता है, जिसे कोई भी रूहान की आंखों में ज्यादा नहीं देख पाता। पर यह आदमी रूहान की आंखों में देखकर उसे बात कर रहा था, जिसे ये कहा जा सकता था कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रूहान की तरह ही एक आग है, या फिर उससे भी ज्यादा। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। अब आगे। उसके इस तरह से हंसने से रूहान बहुत बुरी तरह से चीड़ गया और अपनी मुट्ठी कसकर बिना एक पल रुके अपने लंबे कदमों के साथ बाहर निकल गया। रूहान के जाते ही आर्यन और राघव भी उसके पीछे आए। तभी राघव ने रूहान से कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है भाई, हमें जल्द से जल्द मीरा और भाभी यहां से लेकर जाना होगा, वरना इस इंसान का कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे।
राघव की बात सुन के रूहान ने कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, अब वक्त आ गया है जान मेरी कैद में कैद होने का। उसके साथ ही रूहान के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। फिर तीनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद तीनों हवेली वापस आए। कार से निकलकर अंदर जाने लगे। चारों तरफ हलचल और चहल पहल हो रही थी। पूरी हवेली की सजावट जोरों शोरों से हो रही थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग खुशी से झूम रहे थे। वहीं आर्यन ने आदमी जिसका नाम रघु था उसे रोकते हुए पूछा, ओ जी क्या हो रहा है यहाँ? इतनी जोरों शोरों से तैयारियां किस बात की हो रही है? वो सरकार और ठाकुरानी सा का ब्याह होने वाला है और कल से लेकर ठीक 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, इसलिए ये सारी सजावट हो रही है, रघु ने आर्यन से कहा। फिर अपने काम में लग गया। रघु की बात सुनते ही आर्यन का दिमाग घूम गया और वो अपनी जगह पर जम गया। तभी रूहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस वक्त मीरा को तुम्हारी जरूरत होगी, तुम जाओ मैं यहाँ संभाल लूंगा। फिर आर्यन बड़ी मुश्किल से मीरा के कमरे में गया। वहीं मीरा अपना सर घुटनों में छुपा कर रो रही थी। ये देखकर आर्यन मीरा के पास आया और कहा, जाना मैं जनता हूँ की उद्धरण चिन्ह। आर्यन इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले मीरा ने गुस्से से अपना सर उठाकर आर्यन की तरफ देखकर कहा, कुछ भी मत कहिएगा, आप नहीं सुनना मुझे, कुछ भी, चले जाए यहाँ से और होने दीजिए मेरी शादी उस उद्धरण चिन्ह। मीरा मुंह से करणवीर का नाम निकलता उससे पहले ही आर्यन ने मीरा कमर से पकड़ा और गुस्से से कांपते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बेरहमी से मीरा के होठों को खाए जा रहा था। मीरा भी आर्यन को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर मीरा जितना आर्यन को खुद से दूर करती उतना ही आर्यन मीरा की कमर पर अपनी पकड़ कस रहा था। कुछ देर बाद जब आर्यन के मुंह में ब्लड का टेस्ट आने लगा तब आर्यन ने धीरे से अपने होंठ मीरा के होठों से अलग किए और अपना सर उसके सर से जोड़ते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, गलती से भी अपनी जुबान पर उस करणवीर का नाम मत लाना, वरना जहां होगी वहीं दबोच लूंगा। तो क्या करूं मैं, मेरी शादी? मीरा ने रोते हुए कहा। शुश शुश, शांत हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मैं कभी ऐसा होने दूंगा? शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा, आर्यन ने मीरा को गले लगाते हुए कहा। तभी मंजरी ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, ठाकुरानी सा दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए कुछ गहने और कपड़े लाए हैं जो आपको ब्याह में पहने हैं। मंजरी के आने से आर्यन ने अपना सर पीट लिया और चीरते हुए कहा, यार ये जब देखो तब बीच में आती रहती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जिस दिन पानी सर के ऊपर गया ना उस दिन सबसे ऊपर वाली छत से नीचे फेंकूंगा इसे। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? जल्दी जाइए यहाँ से, अगर मंजरी ने आपको इस तरह से मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जल्दी जाए, मीरा ने आर्यन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। आर्यन ने मीरा की बातों को इग्नोर करते हुए उसे पलट दिया और मीरा की पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को हल्का साइड किया। फिर पीछे से मीरा की गर्दन पर अपने होंठ घूमते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे तुम्हारे साथ सोना है, वो भी बिना कपड़ों के। आर्यन जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप जानते हैं ना मंजरी हर वक्त मेरे साथ होती है। और मीरा ने कहा। तभी एक और बार जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज के साथ मंजरी कहा, ठाकुरानी सा के करे से आप जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दीजिए, हमें और भी बहुत काम है, अगर टेम्पर नहीं हुआ तो बड़ी ठाकुर हमें सूली पर चढ़ा देंगी, अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं इसे सूली पर चढ़ा दूंगा। और ये टेम क्या होता है? आर्यन ने मीरा से कहा। टेम मतलब टाइम बोल रही है वो, मीरा ने आर्यन से कहा। फिर अपनी ऊंची आवाज में मंजरी से कहा, बस 2 मिनट, खोल रही हूँ दरवाजा, प्लीज जाए ना, मीरा ने आर्यन को समझाते हुए कहा। पर आर्यन भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने अपना सर ना में हिलाया और मीरा से कहा, तुम दरवाजा खोलो पर उसे अंदर मत आने देना। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा अब। ऐसा बोलते हुए मीरा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगी। आर्यन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही मीरा ने धीरे से दरवाजा खोला। उससे पहले ही आर्यन दरवाजे के पीछे छुप गया और मीरा का एक हाथ जो दरवाजे की कड़ी पर था उसे पकड़ लिया, जिससे मीरा की जान हलक में अटक गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी मंजरी ने अंदर आते हुए कहा, क्या कर रही थी आप? हम कब से दरवाजा पीटे जा रहे थे। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ जिसे मैं किसी को नहीं दिखा सकती। वो मैं हाँ, मैं सरकार के लिए शादी का गिफ्ट तैयार कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि सरकार के सिवा उस गिफ्ट को कोई और देखे, मीरा ने जल्दी जल्दी में कहा। वहीं आर्यन मीरा के हाथ को अपनी गर्दन से लेकर चेस्ट तक घुमा रहा था, कभी उसके हाथ पर किस करता तो कभी हर जगह पर मीरा के हाथ को घुमाकर उसे फील करता। आर्यन ऐसा करने से मीरा की हालत खराब हो रही थी, जिसे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। तभी मंजरी ने मीरा से पूछा, जी ये गिफ्ट का होता है? मीरा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि तभी आर्यन ने कसकर उसके हाथ पर बाइट किया, जिसे मीरा की आंख निकल गई, जिसे सुन के मंजरी ने कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो है? दिखाए हमें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, मैं जरूरी काम कर रही हूँ और गिफ्ट का मतलब होता है भेंट, तोहफा जो हम किसी को उसके जन्मदिन या किसी खास दिन पर देते हैं, उसी तरह मैं भी सरकार के लिए एक भेंट तैयार कर रही हूँ, मीरा ने मंजरी को समझाते हुए कहा। ओ भेंट, ठीक ठीक, अब हमको समझ आई गवा, पर हमें एक बार देखना है कि क्या बना रही है आप, मंजरी ने कमरे में इधर उधर देखकर कहा। मीरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि आर्यन उसका हाथ नीचे की तरफ ले जा रहा है। ऐसा होते ही मीरा सांसें भारी होने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गई।
फिर अपनी सांसें संभाल कर मंजरी को रोकते हुए कहा, नहीं तुम नहीं देख सकती। मैंने कहा ना, और अगर तुम्हारे सरकार को पता चला कि इतनी कीमती भेंट उनसे पहले तुमने देखी है तो वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। वैसे भी तुम जानती हो ना कि सरकार के लिए मैं क्या हूं। तो मेरे हाथ से बनाई हुई भेंट। मीरा बोल ही रही थी तभी उसे अपना हाथ किसी हार्ड चीज पर महसूस हुआ, जिसे मीरा की हालत और ज्यादा खराब होने लगी और वो अपना हाथ पीछे खींचने लगी, पर आर्यन के उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और इस वक्त मीरा का हाथ आर्यन के हार्ड पार्ट पर था, जिसे आर्यन मीरा का हाथ वहां पर रब करके खुद को सुकून दे रहा था, या फिर अपने अंदर की आग को और जला रहा था। वो तो रात में ही पता चलेगा जब आर्यन भूखे शेर की तरह मीरा पर टूट पड़ेगा। तो क्या होगा अब आगे? कौन है वो इंसान जिसका रूहान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या कभी पता चलेगी आरोही को रूहान की सच्चाई, या फिर रूहान करेगा आरोही कैद अपनी दुनिया में? थर की हो गए हैं आप? आज रात रेडी रहना पैनिशमेंट के लिए। हेलो गाइस, जैसे आप लोग मेरी इस कहानी को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह मेरी दूसरी कहानी को भी सपोर्ट करिए और ढेर सारे प्यार के साथ लाइक, कमेंट, शेयर और रेटिंग भी दीजिए। जैसे ये कहानी रूहान के जुनून की है जो दिन पर दिन आरोही के लिए बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ये मेरी दूसरी कहानी है दीवानगी तुम्हें पाने की। ये कहानी रुद्र सिंह शेखावत की दीवानगी की है, जिसका नाम है वैदिका माथुर। ये कहानी है रुद्र सिंह शेखावत और वैदिका माथुर की। रुद्र सिंह शेखावत जो है महादेव का सबसे बड़ा भक्त। रुद्र जिसका गुस्सा और प्रलय इतना भयानक है जैसे कि महादेव की तीसरी आंख खुलने पर होता है। रुद्र एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ पूरे मुंबई का बादशाह। वहां के लोग सिर्फ रुद्र का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। रुद्र सिंह शेखावत जिसके पास ना ही पैसों की कमी है और ना ही लड़कियों की, क्योंकि रुद्र इतना हैंडसम और पावरफुल पर्सनैलिटी का है कि रुद्र को एक नज़र देखने से ही हर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है वैदिका, बेहद खूबसूरत और मासूम, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था और रह रही थी अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ, जिसने ना जाने कितनी बार की थी वैदिका को मारने की कोशिश। उन सब से बचकर वैदिका पहुंच जाती है बनारस और फंस जाती है एक शैतान की कैद में, क्योंकि पहली ही नज़र में वैदिका बन जाती है रुद्र की दीवानगी जो ना जाने किस हद तक जाएगी वैदिका को पाने के लिए। क्या वैदिका बच पाएगी रुद्र की दीवानगी और जुनून से? क्या रुद्र पालेगा अपनी दीवानगी को, या फिर वैदिका हो जाएगी रुद्र से दूर हमेशा हमेशा के लिए? जानने के लिए पढ़िए दीवानगी तुम्हें पाने की। माइनस 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 माइनस। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। और गिफ्ट का मतलब होता है भेंट, तोहफा जो हम किसी को उसके जन्मदिन या किसी खास दिन पर देते हैं, उसी तरह मैं भी सरकार के लिए एक भेंट तैयार कर रही हूँ, मीरा ने मंजरी को समझाते हुए कहा। ओ भेंट, ठीक ठीक, अब हमको समझ आई गवा, पर हमें एक बार देखना है कि क्या बना रही है आप, मंजरी ने कमरे में इधर उधर देखकर कहा। मीरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तभी उसे महसूस हुआ कि आर्यन उसका हाथ नीचे की तरफ ले जा रहा है। ऐसा होते ही मीरा सांसें भारी होने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर अपनी सांसें संभाल कर मंजरी को रोकते हुए कहा, नहीं तुम नहीं देख सकती। मैंने कहा ना, और अगर तुम्हारे सरकार को पता चला कि इतनी कीमती भेंट उनसे पहले तुमने देखी है तो वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। वैसे भी तुम जानती हो ना कि सरकार के लिए मैं क्या हूं। तो मेरे हाथ से बनाई हुई भेंट। मीरा बोल ही रही थी तभी उसे अपना हाथ किसी हार्ड चीज पर महसूस हुआ, जिसे मीरा की हालत और ज्यादा खराब होने लगी और वो अपना हाथ पीछे खींचने लगी, पर आर्यन के उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और इस वक्त मीरा का हाथ आर्यन के हार्ड पार्ट पर था, जिसे आर्यन मीरा का हाथ वहां पर रब करके खुद को सुकून दे रहा था, या फिर अपने अंदर की आग को और जला रहा था। वो तो रात में ही पता चलेगा जब आर्यन भूखे शेर की तरह मीरा पर टूट पड़ेगा। अब आगे? आर्यन की ऐसी हरकतों से मीरा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर मंजरी से कहा, भेंट सबसे पहले सरकार ही देखेंगे समझी, इसलिए तुम जाओ अब यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। इतना बोल के मंजरी कुछ बोलती उसके पहले ही वैदिका ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर अपना हाथ जोर से पीछे खींचा और आर्यन से कहा, क्या था ये सब? मीरा के ऐसा कहने से आर्यन ने उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और कहा, वही जो मुझे चाहिए और तुम्हें नहीं पसंद। ये सुनते ही मीरा का चेहरा लाल होने लगा और उसके गाल जलने लगे। फिर आर्यन के कंधे पर हल्का सा मार के कहा, कितने ठरकी हो गए हैं आप। मीरा के इतना बोलते ही आर्यन ने कसकर मीरा के गाल पर बाइट किया, जिसे मीरा की आह निकल गई। फिर कहा, तुम्हारी यही आहें मुझे ठरकी बनाती है, वो भी हद से ज्यादा। फिर मीरा ने कहा, पर आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है जब आप ऐसे बाइट करते हैं तब। शुक्र मनाओ की गाल पर किया था, वरना ऐसी जगह भी कर सकता था जिसके बाद तुम्हारा बेड से उठना भी मुश्किल होता। आर्यन ने मीरा की पतली और नाजुक कमर को नोचते हुए अपनी हस्की वॉइस में कहा। आसियुष प्लीज आर्यन जी, मीरा ने दर्द से कराहते हुए कहा। फिर आर्यन मीरा के होठों पर झुकने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे मीरा को हंसी आ गई, पर आर्यन के सामने वो खुद की हंसी कंट्रोल कर रही थी, पर आर्यन की तीखी आंखों से मीरा की हंसी छिप ना सकी और आर्यन ने अपनी सर्द आवाज में कहा, बहुत हंसी आ रही ने ना तुम्हें, आग रात सारी हंसी निकालता हूँ तुम्हारी। अभी मुझे जाना होगा, पर ये मत समझना कि तुम बच गई, आज रात रेडी रहना पैनिशमेंट के लिए।
इतना बोल के आर्यन ने अपनी एक आंख विंक कर दी और वहां से निकल गया। मीरा वही खड़ी खड़ी अपनी हंसी को कोस रही थी कि क्यों उसने आर्यन के सामने अपने दांत दिखाए। वो अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी, तभी आरोही उसके कमरे में आए और कहा, मीरा तुम ठीक हो ना। आरोही को देखकर मीरा उसके गले लग गई और कहा, आप किसी है? आर्यन जी ने मुझे आपके बारे में बताया था। आई एम सॉरी, मेरे यहाँ होते हुए भी मैं आपका साथ नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, और वैसे भी तुम्हें तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देता कोई, तो कैसे मेरी हेल्प करती? हम और रूहान के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? आरोही ने मीरा को खुद से दूर करके समझते हुए कहा, फिर उसको बेड पर बिठा कर कहा, अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना बोल के आरोही मीरा को कुछ समझाने लगी, जिसे सुनकर मीरा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, मेरे लिए आप अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? पता नहीं मीरा, पर तुम्हें देखकर हमेशा से यही लगता है कि तुम मेरी अपनी ही हो। जैसे नेहू है ठीक वैसे ही। जब तू हमारे मिशन पूरे करके अपने आश्रम चली जाती थी तब भी बहुत बार मैंने कोशिश करी कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं, पर फिर याद आता था कि उस डायन आंटी के घर से तो अच्छा ही है आश्रम। आरोही ने मीरा को देखकर कहा, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, और ना ही मैंने अपने माँ बाबा को देखा है, पर आज जब आपके मुंह से ऐसी बात सुनी तो लगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। मीरा ने कहा, क्या? आरोही ने मीरा से सवाल करते हुए कहा, यही कि हम दोनों भी बहनें ही हैं, बिल्कुल एक दूसरे की परछाई की तरह। मीरा ने खुश होते हुए कहा, फिर आरोही को कसकर गले लगा लिया। मीरा के बार बार आरोही को हक करने से रूहान चिढ़ गया था, क्योंकि धर्मवीर ने आरोही के साथ जो किया उसके बाद से रूहान ने आरोही के गले में एक पतली चैन के पेंडल में छोटा सा कैमरा लगा दिया था, जिसे आरोही की सारी इंफॉर्मेशन रूहान तक पहुंच जाती थी। मीरा को ऐसे लगे लगता देख रूहान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कर वहां रखे ग्लास टेबल पर दे मारी, जिसे वो टेबल पल भर में ही चूर हो गया। फिर गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मुझे मेरे सिवा किसी की भी छुअन नहीं चाहिए, पर तुम समझती ही नहीं। पर आज रात में तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों के पास भी जाने से पहले 100 बार सोचोगी। तो क्या होगा अब आगे? संजना रूहान की बाहों में। आरोही की जलन। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, और ना ही मैंने अपने माँ बाबा को देखा है, पर आज जब आपके मुंह से ऐसी बात सुनी तो लगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। मीरा ने कहा, क्या? आरोही ने मीरा से सवाल करते हुए कहा, यही कि हम दोनों भी बहनें ही हैं, बिल्कुल एक दूसरे की परछाई की तरह। मीरा ने खुश होते हुए कहा, फिर आरोही को कसकर गले लगा लिया। मीरा के बार बार आरोही को हक करने से रूहान चिढ़ गया था, क्योंकि धर्मवीर ने आरोही के साथ जो किया उसके बाद से रूहान ने आरोही के गले में एक पतली चैन के पेंडल में छोटा सा कैमरा लगा दिया था, जिसे आरोही की सारी इंफॉर्मेशन रूहान तक पहुंच जाती थी। मीरा को ऐसे लगे लगता देख रूहान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कर वहां रखे ग्लास टेबल पर दे मारी, जिसे वो टेबल पल भर में ही चूर हो गया। फिर गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मुझे मेरे सिवा किसी की भी छुअन नहीं चाहिए, पर तुम समझती ही नहीं। पर आज रात में तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों के पास भी जाने से पहले 100 बार सोचोगी। अब आगे। वहीं हवेली में सारी तैयारियां बड़ी जोरों शोरों के साथ चल रही थी, तभी दादी ठाकुर ने करणवीर से कहा, सरकार आपके छोटे भाई नजर नहीं आ रहे, देखिए तो सही, कहीं मुंह फुलाए ना बैठे हो कि भाई के ब्याह का ख्याल है उसके ना। दादी ठाकुर की बात सुन के रूहान आगे आया और कहा, ओ जी, वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि काम ठीक से होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने सुना था, फिर हम पूछने ही जा रहे थे कि तभी वो गुस्से में अपनी घड़ी लेकर कहीं चले गए। रूहान की बात सुन के करणवीर ने कहा, जे छोरे को अपने काम के सिवा कुछ नहीं दिखता, आने दो, एक बार उसे अच्छे से खबर लेंगे उसकी। छोड़िए ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, और शादी ब्याह तो होते रहेंगे, पर इन सब के साथ साथ काम भी तो जरूरी है, दादी ठाकुर ने करणवीर से कहा। तभी गेट से किसी लड़की की आवाज आई, इस घर में किसी को हमारी जरूरत है या नहीं? हम काम करने के लिए बाहर क्या चले गए? आप सब ने तो हमें बाहर वाला ही समझ लिया। नहीं नहीं, आपके बगैर शादी में रौनक ही कहाँ है? करणवीर ने उस लड़की से कहा, जो लड़की कोई और नहीं पर उसकी बहन थी संजना। तो फिर मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? सच में भाई साहब, भाभी के आने के बाद तो आप हमें भूल ही गए हैं, संजना ने अंदर आते हुए कहा। अरे मेरी गुड़िया, जरा हमसे भी मिल लो, दादी ठाकुर ने कहा। आपसे तो सबसे पहले मिलेंगे, संजना ने दादी ठाकुर को कसकर हक करते हुए कहा। फिर बारी बारी सबसे मिलने लगी, फिर कहा, अब हमारी होने वाली भाभीसा से भी मिले। संजना के इतना बोलते ही आरोही और मीरा एक साथ नीचे आए। करणवीर ने मीरा को देखकर कहा, ये ही है तुम्हारी भाभीसा, कितनी सुंदर है। इतना बोल के संजना मीरा की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसके पैर में उसके सूट का दुपट्टा फंसा और वो सीधा रूहान के ऊपर गिर पड़ी, और उसके दोनों हाथ रूहान के कांधे पर कस गए, पर रूहान अपनी जगह से हिला भी नहीं और ना ही उसने संजना को हाथ लगाया। संजना तो बस एक टक रूहान को देखे जा रही थी, जिसे देखकर सामने खड़ी आरोही का दिल जल उठा और वो गुस्से से रूहान को घूरने लगी। संजना रूहान को ऐसे देख रही थी कि जैसे अपनी आंखों से ही रूहान को खा जाएगी। तभी आर्यन आया और संजना को रूहान से अलग करते हुए कहा, ओ जी, ठीक हो आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप दोनों कौन है? कभी देखा नहीं है यहाँ, संजना ने रूहान की तरफ देखकर कहा। ओ जी, मेरा नाम पलविंदर और इनका सतविंदर है, आर्यन ने कहा। रूहान का नाम सतविंदर सुन के उसने अपने मन में कहा, वाह क्या नाम है, हमारी जोड़ी तो नाम से ही बन गई, संजना और सतविंदर। हाय
वहीं आरोही के अंदर ज्वालामुखी फट रहा था और रूहान को ऐसे देख रही थी कि अगर उसके हाथों में लड़की होती तो अभी के अभी रूहान को कूट देती कि क्यों वो इतना हैंडसम है कि हर लड़कियां एक बार देखने पर ही रूहान पर फिदा हो जाती है। संजना अपने और रूहान के सपने सजा रही थी तभी करणवीर उसके पास आया और कहा, अब तुम अपने रूम में जाओ और शाम के फंक्शन के लिए रेडी हो जाओ। संजना ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर एक नज़र रूहान को देखकर ऊपर चली गई। उसके जाते ही आरोही ने रूहान को अपने साथ चलने का इशारा किया, जिसे रूहान के चेहरे पर चमक आ गई और वो आरोही के पीछे जाने लगा। तभी राघव आया और रूहान को रोकते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भाई, भाभी आपको कूटने वाली है आज इसलिए बुला रही है। पर मैंने क्या किया है? रूहान ने कहा। वो आप भाभी से ही पूछ लीजिएगा, अब जाए। इतना बोल के राघव अपने दांत दिखाते हुए चला गया। रूहान आरोही के पीछे पीछे एक कमरे में आया। रूहान के आते ही आरोही ने धमकी आवाज के साथ रूम का दरवाजा बंद किया और गुस्से से कहा, क्या हो रहा था बाहर? जान देखो। इतना बोलते ही रूहान रुक गया और आरोही की कमर को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और कहा, क्यों जलन हो रही है बीवी हम अपने पति की बाहों में किसी और लड़की को देखकर? हाँ हो रही है, क्योंकि वो कैसे देख रही थी आपको जैसे आंखों से ही खा जाएगी। ह चुड़ैल कही की, आरोही ने एक सांस से सब बोलते हुए कहा। अब तुम्हें पता चला कि अपने प्यार की बाहों में किसी और को देखकर कैसा लगता है। हम फिर मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को सबसे दूर रखो पर तुम मानती ही नहीं, रूहान ने आरोही से कहा। ये आप क्या बोल रहे हैं भला, मैं कब गई किसी के करीब? आरोही ने कहा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा बीवी, फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को अपने आसपास भी ना आने दूं तो तुम्हें आज रात मुझे ठीक वैसे भी प्यार करना होगा जैसे मैं तुमसे करता हूँ, एकदम वाइल्ड होके, बिल्कुल मेरी जंगली बिल्ली की तरह, रूहान ने आरोही को स्कैन करते हुए कहा। अब आरोही को अपने किए पर रोना आ रहा था कि क्यों उसने रूहान को बुलाया, क्योंकि आरोही ने सोचा था कि आज वो रूहान पर गुस्सा करेगी और नाराज होके चली जाएगी, फिर रूहान उसे मानने के लिए उसके पीछे पीछे भागेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तो क्या करेगी अब आरोही? क्या हो जाएगी करणवीर और मीरा की शादी? जानने के लिए पढ़िए जुनून तेरी चाहत। माइनस 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 माइनस। न्यू नॉवल दीवानगी तुम्हें पाने की। ये कहानी है रुद्र सिंह शेखावत और वैदिका माथुर की। रुद्र सिंह शेखावत जो है महादेव का सबसे बड़ा भक्त। रुद्र जिसका गुस्सा और प्रलय इतना भयानक है जैसे कि महादेव की तीसरी आंख खुलने पर होता है। रुद्र एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ पूरे मुंबई का बादशाह। वहां के लोग सिर्फ रुद्र का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। रुद्र सिंह शेखावत जिसके पास ना ही पैसों की कमी है और ना ही लड़कियों की, क्योंकि रुद्र इतना हैंडसम और पावरफुल पर्सनैलिटी का है कि रुद्र को एक नज़र देखने से ही हर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है वैदिका, बेहद खूबसूरत और मासूम, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था और रही थी अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ। जिसने ना जाने कितनी बार की थी वैदिका को मारने की कोशिश। उन सब से बचकर वैदिका पहुंच जाती है बनारस और फंस जाती है एक शैतान की कैद में, क्योंकि पहली ही नज़र में वैदिका बन जाती है रुद्र की दीवानगी, जो ना जाने किस हद तक जाएगी वैदिका को पाने के लिए। क्या वैदिका बच पाएगी रुद्र की दीवानगी और जुनून से? क्या रुद्र पालेगा अपनी दीवानगी को, या फिर वैदिका हो जाएगी रुद्र से दूर हमेशा हमेशा के लिए? रूहान ने सबके सामने किया आरोही को किस। ये कहानी एक काल्पनिक नॉवेल है। इस कहानी में उपयोग किए जाने वाले शब्द केवल आपके मनोरंजन के लिए है। रूहान आरोही के पीछे पीछे एक कमरे में आया। रूहान के आते ही आरोही ने धमकी आवाज के साथ रूम का दरवाजा बंद किया और गुस्से से कहा, क्या हो रहा था बाहर? जान देखो। इतना बोलते ही रूहान रुक गया और आरोही की कमर को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और कहा, क्यों जलन हो रही है बीवी हम अपने पति की बाहों में किसी और लड़की को देखकर? हाँ हो रही है, क्योंकि वो कैसे देख रही थी आपको जैसे आंखों से ही खा जाएगी। ह चुड़ैल कही की, आरोही ने एक सांस से सब बोलते हुए कहा। अब तुम्हें पता चला कि अपने प्यार की बाहों में किसी और को देखकर कैसा लगता है। हम फिर मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को सबसे दूर रखो पर तुम मानती ही नहीं, रूहान ने आरोही से कहा। ये आप क्या बोल रहे हैं भला, मैं कब गई किसी के करीब? आरोही ने कहा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा बीवी, फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को अपने आसपास भी ना आने दूं तो तुम्हें आज रात मुझे ठीक वैसे भी प्यार करना होगा जैसे मैं तुमसे करता हूँ, एकदम वाइल्ड होके, बिल्कुल मेरी जंगली बिल्ली की तरह, रूहान ने आरोही को स्कैन करते हुए कहा। अब आरोही को अपने किए पर रोना आ रहा था कि क्यों जब उसने रूहान को बुलाया तब आरोही ने सोचा था कि आज वो रूहान पर गुस्सा करेगी और नाराज होके चली जाएगी, फिर रूहान उसे मानने के लिए उसके पीछे पीछे भागेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब आगे आप जानते हैं ना कि ये हमारा पैलेस नहीं है और वैसे भी हम लोग यहाँ पर ये सब करने थोड़ी आए हैं, आरोही ने अपनी नजरें चुराकर कहा। जिसे रूहान ने आरोही की कमर को नोचते हुए अपने बेहद करीब करके कहा, वो सब मैं नहीं जानता कि हम यहाँ क्या करने आए हैं और क्या नहीं, मुझे आज रात वो सब करना है तुम्हारे साथ, वो भी एकदम वाइल्ड होके। कब कहा कैसे वो सब मैं नहीं जानता। ये किसी जिद है आपकी, एक बार हम घर चले जाए उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी, आरोही ने रूहान को समझाते हुए कहा। ठीक है फिर मैं भी तुमसे घर जाकर ही बात करूंगा, रूहान ने आरोही से इतना कहा, फिर आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही वहां से चला गया।
रूहान के जाते ही आरोही ने खुद से कहा, नखरे तो देखो इनके, बस अपनी बात मनवानी होती है, ना ही वक्त देखेंगे और ना ही जगह। हे राधारानी, अब कैसे मनाऊं इन्हें। इतना बोल के आरोही भी उस कमरे से बाहर निकल गई। आरोही भी सबके साथ हॉल में खड़ी थी। तभी दादी ठाकुर ने आरोही को देखकर कहा, ए छोरी, आज से ही तुझे नाचगान शुरू कर देना है और साथ साथ घर के कामों में भी हाथ पटाना है। जी ठाकुर, आरोही ने जवाब लेते हुए कहा। मेरी बीवी किसी के सामने नहीं नाचेगी, समझा इन लोगों को, वरना मैं मेरी बीवी को लेकर यहां से चला जाऊंगा, रूहान ने आर्यन से कहा। ठीक है, हम कुछ करेंगे, आर्यन ने रूहान को शांत करते हुए कहा। फिर ऐसे ही शादी की तैयारियों में पूरा दिन निकल गया। रात का वक्त। इस वक्त हवेली में चारों तरफ नाचगान हो रहा था। वही रूहान अपना मुंह लटका कर आरोही से बचते हुए इधर उधर घूम रहा था। इस बीच आरोही ने काफी बार रूहान से बात करने की कोशिश करी रही थी, पर रूहान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। जिसे आरोही ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, कितने खड़ूस है दुष्ट दानव, कहीं के ऐसे कोई सताता है अपनी बीवी को, भला हमें भी देखती हो, आखिर कब तक मुझसे भागते हैं। इतना बोल के आरोही अपने कमरे में गई और अपने बैग से एक सुंदर सी रेड साड़ी निकाली। फिर खुद पर रखते हुए कहा, हाँ ये सही है, अच्छा हुआ नेहू के कहने पर मैंने ये साड़ी रख ली, अब देखती हूँ कैसे भाव नहीं देते मुझे। कुछ देर बाद आरोही वो रेड साड़ी पहनकर रेडी हो गई। फिर खुद को मिरर में देखते हुए कहा, परफेक्ट, अब तो आपको मेरे पास आना ही होगा मिस्टर राजावट। इस वक्त आरोही ने रेड कलर की साड़ी वेयर कर रखी थी, जिसकी बॉर्डर पर व्हाइट डायमंड का वर्क किया गया था। आरोही ने रूहान को मानने के लिए अपनी साड़ी ऐसे पहनी थी जिसमें आरोही की आधी कमर साफ दिख रही थी और साड़ी का ब्लाउज फुल स्लीव था, पर उसका बैक नेक काफी डीप था। पर इस वक्त आरोही ने अपने बालों को पीछे करे अपने बैक नेक को ढक रखा था। तभी आरोही के कमरे में किसी नोक किया और बाहर से एक औरत की आवाज आई, ए छोरी, और कितना सजेगी, अब चल हमारी ठाकुरानी को भी सजा दो। अभी आए, आरोही के कहा। आरोही की आवाज सुन के वो औरत वहां से चली गई। उसके जाते ही आरोही सीधा मीरा के पास चली गई और कुछ ही घंटों में मीरा को रेडी करके वो दोनों साथ में सीढ़ियों से नीचे आई। दोनों ने ही अपने पैरों में पायल पहन रखी थी। जैसे ही उन दोनों के पायलों की आवाज रूहान और आर्यन के कानों में गई कि तुरंत उन दोनों ने अपना सर उठाकर दोनों ने अपनी अपनी वाली को देखा तो बस अपनी जगह पर जम ही गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्योंकि आरोही और मीरा दोनों ही सब पर अपनी बिजली गिरा रही थी। तभी रूहान ने बड़ी मुश्किल से आरोही के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर करणवीर पर गई, जो अपने होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए आरोही को ही देखे जा रहा था। जिसे देख रूहान की नजरें सर्द हो गई। वहीं आरोही और मीरा नीचे आए। मीरा के आते ही संजना ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे वहां सजे सोफे पर बैठा दिया और मीरा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप भाभी, किसी की नजर ना लगे आपको। इतना बोल के संजना ने अपने आंखों के काजल को अपनी एक उंगली पर लिया और मीरा के कान के पीछे लगा दिया। जिसे देख आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर अपनी टेढ़ी नजरों से रूहान को देखा, जो बिना किसी भाव के चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। फिर कुछ सोचकर आरोही ने अपने बालों को आगे किया और अपनी कमर मटका मटका कर मीरा के पास जाने लगी। आरोही की ऐसी हरकत पर रूहान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। पर इन सब से बेखबर आरोही बेचारी कब से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रही थी। तभी करणवीर आरोही के पीछे आया और आरोही की कमर को अपने हाथ से छूने की कोशिश करने लगा। जिसे देख अब रूहान के सबर का बांध टूट गया और अपने तेज कदमों के साथ आरोही की तरफ गया और आरोही को उसकी बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बिना किसी की परवाह किए सबके सामने ही आरोही के होठों पर अपने होठ रखकर बेतहाशा चूमने लगा। रूहान की ऐसी हरकत पर वहां पर खड़े सभी लोगों की आंखें ही बाहर आ गई थी। वहीं आरोही बार बार रूहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रूहान आरोही पर अपनी पकड़ कसता जा रहा था। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए पढ़िए जुनून तेरी चाहत। माइनस 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 माइनस। न्यू नॉवल दीवानगी तुम्हें पाने की। ये कहानी है रुद्र सिंह शेखावत और वैदिका माथुर की। रुद्र सिंह शेखावत जो है महादेव का सबसे बड़ा भक्त। रुद्र जिसका गुस्सा और प्रलय इतना भयानक है जैसे कि महादेव की तीसरी आंख खुलने पर होता है। रुद्र एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ पूरे मुंबई का बादशाह। वहां के लोग सिर्फ रुद्र का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। रुद्र सिंह शेखावत जिसके पास ना ही पैसों की कमी है और ना ही लड़कियों की, क्योंकि रुद्र इतना हैंडसम और पावरफुल पर्सनैलिटी का है कि रुद्र को एक नज़र देखने से ही हर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है वैदिका, बेहद खूबसूरत और मासूम, जिसने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था और रह रही थी अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ। जिसने ना जाने कितनी बार की थी वैदिका को मारने की कोशिश। उन सब से बचकर वैदिका पहुंच जाती है बनारस और फंस जाती है एक शैतान की कैद में, क्योंकि पहली ही नज़र में वैदिका बन जाती है रुद्र की दीवानगी, जो ना जाने किस हद तक जाएगी वैदिका को पाने के लिए। क्या वैदिका बच पाएगी रुद्र की दीवानगी और जुनून से? क्या रुद्र पालेगा अपनी दीवानगी को, या फिर वैदिका हो जाएगी रुद्र से दूर हमेशा हमेशा के लिए?